हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। देखो, ज्योग्राफी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट तो है नहीं। और लैंडफॉर्म यहाँ पे ना सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, लोग रटने की कोशिश करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। रटा हुआ चीज एक बार में कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। और ज्योग्राफी में क्या है ना कि रट के कभी काम नहीं बनने वाला। ज्योग्राफी सोचने का सब्जेक्ट है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आज जिसके बारे में, माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में, वैलीज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, जब हम ये सब करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप सोचोगे नहीं तो बनेगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है? देखो, लैंडफॉर्म क्या होता है? अ स्मॉल टू मीडियम साइज नेचुरल फीचर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके वर्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? यहाँ पे बात किया जा रहा है अ स्मॉल टू मीडियम साइज नेचुरल फीचर। ठीक है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये नेचुरल फीचर के बारे में बता रहा है। किस तरह के नेचुरल फीचर? स्मॉल टू मीडियम साइज। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लैंड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। फॉर्म मतलब उसका क्या शेप है। ठीक है। अभी लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म जमीन का एक नेचुरल शेप है। इसके बारे में बात किया जा रहा है। अभी देखो, नेचुरल जो है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि इंसान ने नहीं बनाया, ना ही किसी मशीन से बनाया। ये नेचर के हिसाब से बना है। नेचर ने टाइम के साथ साथ इसे बनाया है। ठीक है। अब इसका जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हम सीधा समझते हैं एक बात, कि ये जो अर्थ का सरफेस हमें दिखता है ना, ये सरफेस नेचुरली बना होता है, जिसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है। ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। अभी ना हम यहाँ पे एग्जाम्पल सोचते हैं पहले। ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इमेजिन करने के बारे में सोचते हैं। अभी देखो, जब तुम माउंटेन को देखते हो, ठीक है, जब तुम वैलीज को देखते हो, तो अभी देखो वो वाला पिक्चर ना अपने दिमाग में लाओ। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जब हम माउंटेन को देख रहे होते हैं, तो हम कैसे देखते हैं कि पहाड़ों के बीच से रिवर को देखते हैं कि रिवर निकल के आ रहा है। ठीक है। जब तुम सीधी फ्लैट जमीन को देखते हो तो वो क्या होता है? वो प्लेन्स होता है। और जब पहाड़ों के बीच से रिवर निकल के आ रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को वैली बोलते हैं। ठीक है। जब जमीन बहुत हाइट पे है, ठीक है, और लेकिन वो ऊपर से फ्लैट है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। वैली, हिल्स, प्लेन, प्लेट्यू। जब हम देखते हैं नदी, ठीक है, जब नदी ओशियन से जाके मिल रही होती है, ठीक है, तो जब वो ओशियन से मिलने वाली होती है, उससे जस्ट पहले देखोगे वो कुछ एक फॉर्मेशन बनाती है। उसी फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग डेल्टा। आप देखो, जब गंगा रिवर क्या होती है ना, कि जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो आप उस मैप को इमेजिन करने के बारे में सोचो। तो आप देखोगे कि जो बांग्लादेश वाला रीजन है ना, उस रीजन के पास में आप देखोगे जो इंडिया का मैप है ना, वो बहुत टूटा हुआ है। ठीक है। और वहां पे देखोगे छोटे छोटे लैंडस्केप बने हुए हैं, छोटे छोटे एकदम। वो लैंडस्केप कैसे बने? क्या वो डेल्टा के कारण बने? दिमाग को दौड़ाओ। दिमाग में जब आप दिमाग को दौड़ाओगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो उसी चीज को हम कहते हैं डेल्टा। अभी देखो, ये जो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वैली, हिल, प्लेन, प्लेट्यू, डेल्टा, ये सब क्या है? ये अलग अलग लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म यहाँ पे छोटा भी हो सकता है और मीडियम साइज का भी हो सकता है। ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे हम स्मॉल लैंडफॉर्म देखते हैं, जैसे कि पाथोल हो गया, सैंड ड्यून हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है? ये स्मॉल लैंडफॉर्म। जब हम मीडियम साइज के लैंडफॉर्म पे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्लेट्यूज होते हैं, जो वैली सिस्टम होता है, ठीक है, जो मींडर्स होते हैं, ये सारे क्या है? ये स्मॉल लैंडफॉर्म। अब फिर जब हम आते हैं, ये सोचते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे बात की जा रही है साइज के बारे में। यहाँ पे क्या है? साइज मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? नेचुरल होना जरूरी है। क्या वो नेचुरल है या नहीं है? ठीक है। अभी ना, अब हम एक चीज और क्लियर करते हैं। क्या? कि लैंडस्केप क्या होता है? देखो, लैंडस्केप क्या? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड लैंडफॉर्म फॉर्मिंग अ लार्ज एरिया। एक तरह के लैंडफॉर्म जब मिलकर एक लार्ज एरिया बनाते हैं, हम उसको कहते हैं लैंडस्केप। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। लैंडफॉर्म और लैंडस्केप, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस नहीं समझते हैं। लैंडफॉर्म क्या है? एक सिंगल फीचर है। जैसे कि वैली, वैली क्या? एक लैंडफॉर्म है। लेकिन जब हम लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं हिमालयन लैंडस्केप। हिमालयन लैंडस्केप में हमें रिवर भी दिखता है, हमें हिल्स भी दिखते हैं, हमें वैलीज भी दिखता है। तो ये क्या है कि एक सारे लैंडफॉर्म का ग्रुप है ये। ठीक है। अभी देखो, हिमालयन लैंडस्केप में हम माउंटेन, वैली, ग्लेशियर, रिवर, इन सब तरह के एग्जांपल को देखते हैं। ये सब मिलकर क्या हो रहा है? एक लैंडस्केप बना रहा है।
तो याद रखो, लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म एक ब्रिक की तरह है, एक ईंट है, और लैंडस्केप एक पूरा बिल्डिंग है। इस तरह से समझते हैं। अभी देखो सबसे बड़ी बात समझो, लैंडफॉर्म जो होती है ना, वो हमेशा सेम नहीं रहती है। लैंडफॉर्म और नॉट परमानेंट, वो हमेशा सेम नहीं होती है। यहीं से ना ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग होता जाता है। ज्योग्राफी को थोड़ा एंजॉय करना स्टार्ट करो, देखो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब देखो क्या होता है, लोगों को लगता है कि जो पहाड़ है ना, जो माउंटेन है, वो हमेशा पहाड़ी बने रहेंगे, हमेशा माउंटेन ही बने रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गलत है। आज के टाइम पे जो हम अरावली माउंटेन रेंजेस को देखते हैं, किसी टाइम पे वो भी बहुत बड़ी हाइट का माउंटेन होगा, लेकिन आज के टाइम पे वो क्या हो गया? छोटा होते जा रहा है। क्यों छोटा होते जा रहा है? क्या हो रहा है वहां पे? देखो, ये जो माउंटेन है ना, वो धीरे धीरे करके छोटा होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, इरोजन होता है वहां पे। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा है लास्ट क्लास में, वो सारे प्रोसेस को भी आप दिमाग में रखो। ठीक है, ये क्या होता है? दे चेंज स्लोली ओवर द टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये चेंज होते हैं। अभी देखो ये जो प्रोसेस है ना, और यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहा है आपको, ये चेंजेस उसी तरह से देखना है। देखो जैसे इंसान होता है ना, पहले क्या होता है? चाइल्डहुड, फिर यंग, फिर ओल्ड एज। ये 3 फेज से गुजरता है। उसी तरह से हर एक लैंडफॉर्म इसी तरह के 3 फेजेस से गुजरता है। और इन सब में आप देखोगे कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको दिखेंगे। क्या क्या 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? एक है प्रोसेस, और फिर एक है एजेंट। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, प्रोसेस में हम देख रहे हैं क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं वेदरिंग हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इरोजन हो रहा है। लैंडफॉर्म क्यों चेंज हो रहे हैं? वेदरिंग के कारण। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। रॉक अपनी जगह पे ही टूट जा रहे हैं, कोई भी मटेरियल इधर उधर नहीं जा रहा है। ये सारे फीचर वेदरिंग का देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, क्यों हो रहा था वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये सब हम पढ़े थे ना कल। बस उसी को थोड़ा दिमाग में रखो। इसके बाद आता है दूसरा चीज, क्या? इरोजन। इरोजन में क्या होता है? इरोजन क्या करता है? वेदरिंग के थ्रू जो रॉक ब्रेक हुआ है, उस रॉक को उठा के कहीं और ले जाता है। इरोजन क्या है? वेदरिंग का एक स्टेज है, एक स्टेप आगे है। जो टूटी हुई रॉक है, जो ब्रेक हुई रॉक है, उस रॉक को क्या करता है? रिवर या विंड के थ्रू उठाकर ले जाता है। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके इरोजन में क्या देख रहे हैं? मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड फिर डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? डिपोजिशन में होता है ये मूवमेंट करती है, मूव करके दूसरी जगह पे जाके जमा होती गई। ठीक है, जमा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मटेरियल उठाया गया, उसे कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर दिया जा रहा है। और कैसे डिपॉजिट हो रहा है? रिवर जब अपने यूथ स्टेज में होती है, जब वो उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करती है? अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर चलती है। जब इसकी स्पीड कम होती है, तो धीरे धीरे करके वो सेडिमेंट नीचे गिरते जाते हैं और एक नया लैंडफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है फ्लड प्लेन, डेल्टा, ये सब। ठीक है, तो ये हम इस एस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसके बाद आता है एक और, एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है? समझो, देखो जब प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कोई काम हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को कर कौन रहा है? आखिर इस प्रोसेस के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो यहाँ पे आता है ये सारे एजेंट। रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये एजेंट है। और ये एजेंट क्या करते हैं? अभी ना ये एजेंट का यहाँ पे पिक्चर देखा है। ये क्या है? ये रनिंग वाटर है, रिवर है। ये ग्लेशियर है, ये हमारा ग्राउंड वाटर है, ये हमारा वेव है। ये सब क्या है? ये सब एक एजेंट है जो कि उस प्रोसेस को कर रहा है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फोकस करेंगे रनिंग वाटर पे। ठीक है, पहला जो हमारा होगा वो होगा रनिंग वाटर। कि रनिंग वाटर क्या होता है? देखो जो पानी बह रहा है, उसी को हम रनिंग वाटर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में रिवर होता है, एग्जाम्पल में स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली ये जो रिवर्स है, ये कहाँ काम करता है? जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा। इट वर्क्स मोस्टली इन रिवर एरिया और ह्यूमिड रीजन, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जहां जो एरिया बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। और इंडिया में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना आपको, तभी आप इंडिया के लैंडफॉर्म को भी समझ पाओगे। तो ये एकदम बेस बना रहा है, इस बेस को बढ़िया से समझो। अभी देखो ये जो रनिंग वाटर है ना, ये 2 तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये 2 फॉर्म में होता है। क्या 2 फॉर्म? एक होता है ओवरलैंड फ्लो, एक होता है स्ट्रीम फ्लो। देखो ओवरलैंड फ्लो क्या होता है? देखो बारिश के बाद क्या होता है? हम देखते हैं बारिश का पानी नीचे गिरता है, जमीन पर फैल जाता है और सीट की तरह बहने लगता है।
कोई प्रॉपर रिवर नहीं होती है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो, वाटर फ्लो एज अ सीट, सिंपल। फिर आता है स्ट्रीम फ्लो। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हम देखते हैं जब पानी एक रास्ता बनाता है, एक चैनल बनाता है, रिवर डेवलप होती है और फिर लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, जब स्ट्रीम फ्लो होता है। तो बेसिकली आप देखोगे कि रनिंग वाटर में अगर लैंडफॉर्म बन रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है, स्ट्रीम फ्लो, ठीक है। तो अब ना हम पहले रिवर का ना लाइफ साइकिल को देखते हैं कि रिवर का लाइफ साइकिल कैसा होता है। जैसे हमने बात की थी कि हर एक इंसान क्या होता है, 3 फेज से गुजरता है, उसी तरह से हर एक लैंडफॉर्म भी उसी तरह के स्टेजेस से गुजरता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले रनिंग वाटर कि आखिर ये जो रिवर है ना, ये रिवर किस किस स्टेज से गुजरता है, ठीक है। पहले इस पिक्चर को देख लो, पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है आजकल ज्योग्राफी लोगों को। ये पिक्चर है, हमने क्या किया, रिवर का पूरा लाइफ साइकिल दिखाया है, जहां से वो निकल रहा है और जहां पे जाके वो मिल जा रहा है ओशियन। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक है अपर, मिडिल और लोअर। अपर को आप कहते हो यूथ, ठीक है। इसको कहते हो मैच्योर और इसको कहते हो ओल्ड एज, ठीक है। इस तरह से हम 3 पार्ट में रिवर के कोर्स को डिवाइड करते हैं। जब रिवर अपने यूथ स्टेज में होता है, ठीक है, तो क्या होता है यूथ स्टेज का मतलब, रिवर अभी नई नई बनी होती है, माउंटेन से निकल रही होती है। जैसे हम गंगा रिवर को लेते हैं, ग्लेशियर से, ग्लेशियर पिघल रहा है, वहां से पानी निकल रही है, उससे अभी रिवर बना है, ठीक है। अब ये माउंटेन से निकली, माउंटेन से निकलती है तो हम क्या देखते हैं, इसका जो स्लोप होता है ना, अब देखो ये जो स्लोप है, ये कितना ज्यादा स्टीप दिख रहा है आपको, हाइट बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण रिवर बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप उसका स्लोप होता है, और जिसके कारण वो बहुत फास्ट फ्लो करती है, ठीक है। अभी देखो ये जो वाटर है, इसकी जो स्पीड होती है, वो स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और रिवर का मेन काम क्या हो जाता है, नीचे के सरफेस को कट करते जाना। आप कभी आप सभी इंडिया से ही हो, ठीक है। आप लोग कभी ना कभी उत्तराखंड गए होंगे, कभी ना कभी आप लोग जम्मू गए होंगे, वो माउंटेन रीजन में गए होंगे, आप वहां के रिवर को देखे होंगे। रिवर का आप अगर स्ट्रीम देखो तो आपको बहुत फास्ट दिखता है वो, वहां पे जो पानी होता है ना, वो पानी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बह रहा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हाइट, उसका जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, क्लियर है। अभी देखो जब रिवर स्टीप स्लोप स्लोप पे चलती है ना, तो ये क्या करती है, ये नीचे के रास्ते को, ये जैसे यहाँ से बह रही है ना, तो ये जो नीचे का रास्ता है ना, उस रास्ता को कट करते हुए जा रही होगी, और इसी को कहते हैं हम लोग वर्टिकल इरोजन, ठीक है। अभी समझो, ये पूरा समझना जरूरी है। और यही फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, फास्ट फ्लोइंग रिवर होने के कारण क्या करती है, वो नीचे से कट करते जाती है। फिर आता है वी शेप्ड वैली। अब देखो ये जो नीचे से कट कर रही है ना, वर्टिकल इरोजन कर रही है ना, ये इरोजन क्या होता है, इरोजन के कारण क्या होता है। देखो जब ये इरोजन कर रही होती है ना, सोचो कि ये 2 पहाड़ों के बीच से चल रही है, ठीक है। अभी ये 2 माउंटेन है, पहले के टाइम में बचपन में जब हम लोग बनाते थे, आर्ट वर्क करते थे, तो ऐसे ही निकालते थे ना कि 2 माउंटेन के बीच से रिवर निकल रही है, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ही पिक्चर हर कोई बनाया है, हर कोई बचपन में आर्ट क्लास में यही करता था। तो देखो क्या है ना, कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 पहाड़ है, दोनों पहाड़ के बीच में से नदी बह रही है। दोनों साइड क्या है, जो लैंड है वो बहुत ज्यादा हाइट पे है, बहुत ज्यादा ऊंचा जमीन है। अब बीच से क्या हो रहा है, नदी बह रहा है, ठीक है। और रिवर उस एरिया में फ्लो कर रही है, जहां पे आप देख रहे हो कि गहरा है, वहां से रिवर फ्लो कर रही है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर को देखो, अभी ये भूल जाओ कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है। ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये वैली का स्ट्रक्चर दिखा रहा है वी शेप में। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है वैली, ठीक है। अब वैली बनती कैसे, जब रिवर माउंटेन से नीचे की ओर आती है, इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण क्या होता है, वो जो नीचे वाली रॉक होती है ना, बॉटम रॉक जो होती है ना, उस रॉक को काटती जाती है, ठीक है। एंड उसी रॉक को जब वो धीरे धीरे जमीन को काटते जाता है, और वो जमीन क्या होता है, हमेशा नीचे होता जाता है, नीचे होता जाता है। और इसके कारण इतना ज्यादा गहरा दिख रहा है आपको ये। यहाँ पे देखो इस फिगर, दोनों साइड की जो एरिया होता है, दोनों साइड का जो जमीन होता है, वो ऊंचा रह जाता है, लेकिन इस एरिया को वो कट करते जाता है, और इस तरह से ये क्या बन जाता है, वैली बन जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम देखो ये वी शेप में दिख रहा है, तो देखो इसको कलर चेंज करते हैं। ये जो शेप बना, ये क्या है, ये वी शेप है, इसको इसी को कह देते हैं वी शेप वैली। क्या याद करना पड़ा इसमें, अभी देखो ये जो वी शेप वैली होती है, ये वैली का नाम पड़ गया क्योंकि इसका शेप देख रहे हो वी की तरह।
यूथ स्टेज में क्या दिखता है कि रिवर सिर्फ नीचे की तरफ काटती है। हम क्या देख रहे हैं, जो ये जो यूथ स्टेज है, इस स्टेज में यहां तक रिवर क्या कर रही है, सिर्फ बॉटम रॉक को काटती जा रही है, साइड इरोजन एकदम नहीं कर रही है। अगर साइड इरोजन करती तो क्या होता कि यहां से रिवर अगर इतनी पतली निकली है तो धीरे धीरे आते आते बड़ी होते जाती, साइड इरोजन कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पे साइड इरोजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिवर क्या हो रहा है, एकदम पतली सी लाइन में चल रही है, एक स्ट्रीम में चल रही है। ठीक है, तो साइड इरोजन यहाँ पे नहीं होता, ये समझो यूथ स्टेज में ये हो रहा है। ठीक है, साइड इरोजन ऑलमोस्ट नहीं होता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इंग्लिश में वी लेटर की तरह शेप दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वी शेप वैली। अभी इसमें हमें क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, तो ये याद रखना है कि यूथ स्टेज में रिवर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इरोजन करती है। यूथ स्टेज में कलर चेंज, कौन सा कलर लगे जो यहाँ पे दिखेगा भी, ब्लू रेड तो ऑलरेडी चल रहा है, ग्रीन लेके आ जाते हैं। यूथ स्टेज में हमें क्या दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है कि रिवर क्या कर रही है, रिवर वर्टिकल, ओ ये तो और भी नहीं दिख रहा, वेट, ब्लैक ले आते हैं। यूथ स्टेज में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इरोजन करता है। कॉन्सेप्ट समझो, यही है कॉन्सेप्ट जो बहुत क्लियरली नहीं बताता है, लोग बता दिए इरोजन कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि यूथ स्टेज में ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इरोजन करता है, जिसके कारण वी शेप्ड वैली बनती है। अब आता है, हम लोग एक और देखते थे, गॉर्ज। ये गॉर्ज क्या है, गॉर्ज के बारे में समझ में आता है ना आप लोगों को, गॉर्ज क्या है समझो, सब एक एक करके समझेंगे। गॉर्ज क्या होता है, जब वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, आज जो हम देख रहे हैं ये मेरा लेयर है, क्या, जब वी शेप्ड वैली थी तो ये ना यहाँ तक कट कर पाया था, लेकिन गॉर्ज में क्या होता है कि ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग और ज्यादा डीप हो जाता है, अब ये यहाँ तक पहुंच जाता है, इतना एरिया काट चुकी हो। ठीक है, इतना एरिया आपको कटिंग किया हुआ दिखेगा। पिक्चर देखेंगे अभी, हर एक का पिक्चर यहाँ पे है, जो कि आपको समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये क्या होता है कि वैली के मुकाबले और ज्यादा डीप होता है, बहुत ज्यादा नैरो होता है, ऑलमोस्ट सीधा वॉल की तरह। ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग ऐसा दिखेगा कि इतना डीप कटिंग हो गया है, लेकिन इसका जो साइज है वो साइज अभी भी ऐसा ही है। और मोस्टली ये हार्ड रॉक एरिया में दिखेगा कि जहां तक इरोजन हो रहा है वहीं तक कट रहा है, बाकी वो एक फ्लैट वॉल की तरह बनती जा रही है। और फिर आप इसमें देखोगे कि यूथ स्टेज में क्या हो रहा है, यूथ स्टेज में हम देख रहे हैं वाटरफॉल बन रहा है, और वाटरफॉल का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि वाटरफॉल में भी अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैन्यन्स बन रहे हैं। ठीक है, अभी ये कैन्यन क्या होते हैं, ये जॉर्ज से अलग कैसे, सॉरी गॉर्ज से अलग कैसे, कैन्यन क्या होते हैं कि आप ये समझो, कैनियंस एंड गॉर्ज, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कैनियंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, इसका जो ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर भी आपको बड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ये जब गॉर्ज के फॉर्म में होता है तो उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता है, जैसा वैली में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो साइड होता है ना, वो साइड में भी आपको चढ़ाई दिखेगी, आपको साइड में भी एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक स्लोप दिखेगा, स्टीप स्लाइड दिखेगी, खड़ा वॉल की तरह नहीं दिखेगा, और ये ज्यादातर ड्राई रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ये दोनों डिफरेंस है कैनियन और गॉर्ज के बीच में। अब फिर हम देखते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है, आखिर हम जब वाटरफॉल के बारे में समझते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन क्या होता है, जहां तक ये देखो, ये लोअर एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लोअर एरिया में क्या देख रहे हैं कि ये रिवर चल रही है, इधर साइड एरिया में इसका पानी कभी कभी जाता है, फ्लड आने के कारण, पानी बढ़ने के कारण, तो इस एरिया में भी इसके सेडिमेंट्स बिखर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपको फ्लड प्लेन देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये यूथ स्टेज में आपको दिख रहा है, हम जब यूथ स्टेज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कहीं फ्लड प्लेन दिख रहा है, इसीलिए हम जानते हैं कि यूथ स्टेज में रिवर कोई भी फ्लड प्लेन नहीं दिखाता है। क्लियर है, और मेच्योर स्टेट में देखो, जैसे ये मेच्योर स्टेट में गुजरता है, यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका जो स्लोप होता है वो मॉडरेट हो जाता है, अब स्टीप स्लोप नहीं है। अब वो क्या करेगा, अब वो लेटरल इरोजन करना स्टार्ट कर देगा, वो साइड में कट करना भी स्टार्ट कर देगा। अभी तक देखो रिवर सीधी आ रही थी, अब ये टर्न करना स्टार्ट कर देती है, अब ये सांप बनने लगती है, और साइड साइड लेटरल इरोजन भी करना स्टार्ट कर देती है। और क्या होता है, इसका जो वैली है वो धीरे धीरे करके चौड़ा होता जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, फ्लड प्लेन बिगिन हो जाए, यहाँ से फ्लड प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जब मिडिल स्टेज में जाती है तो
पानी ज्यादा होने के कारण कभी कभी क्या है, ये अपना एरिया बढ़ा लेगी और यही एरिया को हम फ्लड प्लेन ही कह देते हैं। पानी यहाँ तक पहुंच जा रहा है। अभी अच्छे से भी समझने वाले हैं, बस अभी मैं बता रहा हूँ कि इस एज में क्या होता है। ठीक है, अभी देखो क्या है, उसके बाद है मींडर्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर अपना कोर्स भी कभी कभी चेंज करती है, जिसके कारण क्या होता है, मींडर्स का फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे दिखने मिलता है। ठीक है, तो अब चलो, जब हम देखते हैं कि अभी तक यूथ स्टेज में रिवर कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बना रही थी, क्या बना रही थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बना रही थी वी शेप्ड वैली, यहाँ पे बना रही थी गॉर्ज, यहाँ पे बना रही थी कैनियंस, यहाँ पे बना रही थी वाटरफॉल। लेकिन हमें किसी भी तरह का फ्लड प्लेन नहीं दिखता है। जब हम मैच्योर स्टेट में आते हैं तो हमें फ्लड प्लेन के साथ साथ और भी चीजें दिखनी स्टार्ट होती है। फ्लड प्लेन दिख गया, मींडर का डेवलपमेंट दिख गया। ठीक है, वाइडर वैलीज बनने लगी, जो वैलीज थी अब वो बड़ी होने लगी। क्या होता है कि मैच्योर एज में आप देखोगे रिवर बहुत दूर तक आ चुका होता है, इसकी हाइट कम हो जाती है, इसमें जो एनर्जी है ना वो अभी भी होता है, लेकिन ये एनर्जी जब यूथ स्टेज में थी इससे कम एनर्जी होती है। ठीक है, अभी देखो मैच्योर स्टेज का मेन कंडीशन देखोगे ना, सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है। अब पहले जैसा स्टीप स्लोप नहीं है, जमीन अब थोड़ी फ्लैट होने लगी। वाटर का जो स्पीड होगा वो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए रिवर क्या करती है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेक नहीं कर रही है, अब रिवर डिपॉजिट भी करना स्टार्ट करती है। ठीक है, अभी तक क्या कर रही थी, सिर्फ इरोड कर रही थी, अब यहाँ पे डिपॉजिट करना भी स्टार्ट कर देगी। और यहीं से मैच्योर फेज से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि फ्लड प्लेन, जैसे कि मींडर्स। और यही है, अब यहाँ पे देखो क्या है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज देखो कि यूथ स्टेज से मिडिल स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज चेंज क्या दिखता है आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है, यूथ स्टेज में हमने देखा कि ये वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है। ठीक है, नीचे की तरफ ज्यादा कट करती है। लेकिन मैच्योर स्टेज में जैसे ही आती है, ये लेटरल इरोजन करना स्टार्ट कर देती है, ये साइड में कट करना भी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, लेटरल इरोजन में क्या होता है कि साइड की तरफ भी धीरे धीरे करके कट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब क्या है, रिवर अब धीरे धीरे करके चौड़ा होने लगा है, ये वाइडर होने लगा है। ठीक है, अभी इसके बाद आता है माइंड मिंडर्स। मिंडर्स के बारे में समझो। ये जो मिंडर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रिवर का स्नेक के जैसा घूमना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर स्नेक की तरह घूम रही है। रिवर सीधी नहीं बह रही है, अभी तक रिवर एकदम स्ट्रेट चल रही थी। स्ट्रेट तो पूरा कभी नहीं होता, ये जैसे रास्ता मिलता है वैसे चलता है, लेकिन अब जैसे प्लेन्स में आई ना, अब वो क्या कर रही है, वो स्नेक की तरह घूमना स्टार्ट कर रही है। अब उसका लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट और राइट में देखोगे कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर घूमती क्यों ये भी समझो। आखिर जब वो मैच्योर स्टेट में आती है, मिडिल स्टेट में आती है, तो यहाँ पे वो स्नेक क्यों बनना स्टार्ट कर देती है। इसलिए तो नहीं कि रिवर को घूमना पसंद है, जैसे आपको घूमना पसंद है। यहाँ पे क्या होना है, रिवर का जो फ्लो होता है ना वो अनइवन होता है। एक साइड पानी का फोर्स ज्यादा होता है, एक साइड पानी का फोर्स स्लो होता है, जिसके कारण वो अपना डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाती है, अनइवन हो जाती है। और ये जो अनइवन फोर्स है ना, इसी के कारण क्या होता है, साइड इरोजन होने लगता है। एक साइड इरोड हो रहा है, एक साइड डिपॉजिट हो रहा है, एक साइड इरोड हो रहा है, एक साइड डिपॉजिट हो रहा है। ये चीज आपको देखने मिलेगा जब वो मैच्योर फेज में जाएगी। ठीक है, अभी देखो मेंढर का ना दो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है। क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले समझो। जैसे ही आप मेंढर में जाओगे, मेंढर में देखेगा आपका कट बैंक, आउटर साइड। मेंढर का फोटो अगर है यहाँ पे तो ये देखो, ये है मेंढर का फोटो। ठीक है, इस पिक्चर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी का जो बहाव होता है ना वो बहुत तेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इरोजन जो होता है ना वो ज्यादा होता है। अभी देखो ये रिवर यहाँ से चल रही थी, वो क्या करती है, साइड होना स्टार्ट कर देती है, कट करना स्टार्ट कर देगी, आउटसाइड जा रही है। अभी देखो यहाँ पे गई, फिर यहाँ से टर्न ले ली, यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, लेकिन जब टर्न ले रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कट कर रही है, इस साइड में डिपॉजिट करते जा रही है। तो मींडर बनते समय मैच्योर फेज में ये इरोड भी करती है और ये डिपॉजिशन भी करती है। ठीक है, अभी इस चीज को समझ गए। अभी ना एक एक करके हम लोग यहाँ पे हर एक लैंडफॉर्म को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं लैंडफॉर्म पे, जहाँ पे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि ये लैंडफॉर्म क्या है, लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं। एक एक करके हम लोग हर तरह के लैंडफॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या कौन सा लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे, देखो क्या है लैंडफॉर्म। हाँ, क्या देखो, जितना भी एजेंट है, पहले तो ये बात ध्यान रखो, जितना भी एजेंट है, जितना भी हम लोगों ने ऊपर देखा, रिवर, ठीक है, उसके बाद विंड, ग्लेशियर, हर एक एजेंट जो है
वो दो तरह से लैंडफॉर्म बनाता है, एक है इरोजनल एक्टिविटी से, एक है डिपोजिशनल एक्टिविटी से। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक एजेंट का इरोजनल लैंडफॉर्म भी समझेंगे और हर एक एजेंट का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इरोजनल लैंडफॉर्म समझ रहे हैं रनिंग वाटर का, और इसमें है सबसे पहले वैली। वैली के बारे में हम लोगों ने अभी क्या देखा, वैली के बारे में हम लोग ने समझा ना कि वैली बनती कैसे है, क्या रीजन होता है वैली बनने का। तो चलो एक बार ना वापस से उस चीज को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वैली क्या दिखा था, ये है यहाँ पे वी शेप्ड वैली, पिक्चर देखो, दोनों साइड की जमीन क्या है, ऊंची है। ठीक है, और बीच से रिवर फ्लो कर रही है, रिवर इस एरिया में फ्लो करती है, और ये क्या करती है, डाउन साइड कट करती जाती है। देखो यहाँ पे ये जो इरोजन कर रही है, ये कहाँ इरोजन कर रही है, एकदम, हाँ यहाँ पे इरोजन कहाँ कर रही है, सॉरी, यहाँ पे इरोजन करता है वर्टिकल इरोजन, ये नीचे की तरफ काटती है। ठीक है, इसीलिए इस पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो ये वी शेप का बन जाता है, जिसके कारण हम इसे वी शेप वैली करते हैं। ठीक है, रिवर क्या कर रहा है, माउंटेन को नीचे से कट करता जा रहा है, वर्टिकल इरोजन कर रहा है, और धीरे धीरे जमीन क्या होती है, और ज्यादा नीचे चली जाती है। सोचो ये कट स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, ये कभी ऐसा सीधा होगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा कटा होगा, फिर थोड़ा और कटा, फिर थोड़ा और कटा, फिर थोड़ा और कटा, आज इस शेप में है। क्यों है इस शेप में, तो वर्टिकल इरोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वर्टिकली ये इरोड करते जा रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वी शेप्ड वैली। ठीक, अभी देखो वी शेप्ड वैली समझ में आ गया, और ये कहाँ पे हो रहा है, वी शेप्ड वैली कहाँ बनती है, तो हम देखते हैं ये रिवर के अपर स्टेज में बनती है। जब रिवर अपने यूथ स्टेज में होता है तो उस स्टेज में ये बनाता है वी शेप्ड वैली। ठीक है, चलो इसके बाद आता है दूसरा, गॉर्ज। आखिर गॉर्ज का मतलब क्या होता है, गॉर्ज का मतलब हमने क्या देखा कि जब ये वर्टिकल इरोजन है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो ये है हमारा गॉर्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल इरोजन ये इतना ज्यादा हो गया कि ये पूरा पार्ट ही कट कर दिया है, और ये एक वॉल की तरह खड़ा हो गया, दिख रहा है कि एक वॉल की तरह खड़ा हो गया, बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा नैरो, ऑलमोस्ट एकदम सीधा खड़ा वॉल की तरह। और ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, तो ये मोस्टली हार्ड रॉक में होता है। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, और ये क्या होता है, ये होता है कैनियंस। कैनियंस क्या होते हैं, ये जॉर्ज से अलग कैसे है, देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक जैसा दिखता है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मेरा ये जॉर्ज है, ठीक है, कैनियंस का यहाँ पे फोटो है क्या कहीं पे, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे समझ लेते हैं। ये हमारा गॉर्ज है, गॉर्ज में क्या देखेगा कि ये जो वाइडनेस है ना, ये वाइडनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये यहाँ तक कट किया हुआ रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे जो ये साइड है ना, ये साइड ऐसा नहीं दिखेगा कि खड़ी वॉल की तरह है, ये साइड ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, स्टीप साइड दिखेगा, और ये ज्यादातर आपको ड्राई जोन में मिलता है। ठीक है, जहां पे पानी कम होता है। अभी रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, हार्ड रॉक इसके साथ साथ सॉफ्ट रॉक, इन सबके स्ट्रक्चर को ऑल्टर करता जाता है, इन सबके स्ट्रक्चर को चेंज करता जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वैली, वी शेप वैली, गॉर्ज एंड कैनियंस। अब आते हैं पैथोल एंड प्लंज पूल पे, ये भी हमारा दूसरा तरह का एक लैंडफॉर्म है। अभी ये पाथुल क्या होता है, और यहाँ पे वाटरफॉल के कारण क्यों बन रहा है। ठीक है, ये देखो, एक मिनट, हाँ देखो सबसे पहले समझो, रिवर क्या होता है ना, हमेशा सीधा तो नहीं बह सकता है, हमेशा सीधा बहता तो फिर वाटरफॉल बनता ही नहीं। रिवर क्या करती है, वर्टिकल इरोजन करते जाती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, रिवर क्या करती है, जब उसे पूरा ये हार्ड रॉक का ब्लॉक है, ठीक है, इसके बाद सॉफ्ट रॉक का ब्लॉक है, ये हार्ड रॉक और ये है सॉफ्ट रॉक। तो जब ये यहाँ से बह रही है तो ये ना वर्टिकली इरोड करते जाती है, इस पार्ट को थोड़ा थोड़ा कट करते गए, लेकिन जैसे इसके सामने सॉफ्ट रॉक आया ना, तो इसको पूरा ही कट करते गए, इसको और ज्यादा कट कर दी, जिसके कारण इसका जो शेप है ना वो इस तरह का बन गया। ठीक है, अभी देखो, अभी हार्ड रॉक क्या है, ऊपर से है, ठीक है, इसके नीचे सॉफ्ट रॉक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक होगा, इसको कट की, और कट करने के कारण ये पूरा एरिया ही खा गई। पानी अब क्या हुआ, डायरेक्ट नीचे गिरने लगा, और जब पानी नीचे गिरता है ना, तो फिर पानी ऐसे करके वापस से बहना स्टार्ट होता है, जिसके कारण क्या देखोगे कि ये धीरे धीरे करके नीचे का सॉफ्ट एरिया को भी कट करते हुए जा रही है। ठीक है,
सॉफ्ट रॉक को कट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू हार्ड रॉक। तो इसके कारण क्या हो, यहाँ पे सर्कुलर होल दिखता है आपको। रॉकी जो ये जो बेल्ट है ये क्या है, रॉकी बेड है। यहाँ पे क्या है कि आपको सर्कुलर फ्लो देखने को मिलता है, जिसके कारण सर्कुलर होल भी बन रहा है। ये होल क्या होगा, एक टाइम के बाद सर्कुलर हो जाएगा पूरा। यहाँ से ऐसा हो सकता है एक टाइम के बाद कि इतना खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये पेबल्स के कारण हो रहा है। देखो यहाँ पे जब पानी गिर रही है तो इस पानी के साथ क्या हो रहा है, ये पेबल्स भी यहाँ आ रहे हैं, इसको ब्रेक करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये पेबल्स भी आ रहे हैं, फिर ये पेबल आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। ये सब क्या है, पेबल है ना। और सॉफ्ट रॉक हम जानते हैं जल्दी कट होता है, जिसके कारण हाइट डिफरेंस बन जाता है। और हाइट डिफरेंस से जब पानी लगातार गिरता जाता है तो नीचे जो सॉफ्ट रॉक है उसको और ज्यादा कट करता जाता है, और ये बन जाता है वाटरफॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये वाटरफॉल का स्ट्रक्चर है, वाटरफॉल। क्लियर। अब पानी जहां पे गिरा ये वाटरफॉल बन गया, लेकिन इस एरिया में ये जो पानी यहाँ पे गिर रहा है, ये एरिया क्या है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे प्लंज पूल। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस पे, वाटरफॉल के बेस पे एक पूल जैसा बन जाता है, यहाँ पे पानी हमेशा आपको जमा दिखेगा, और ये जो पूल जैसा बना है इसी को हम कहते हैं प्लंज पूल। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया कि प्लंज पूल कैसे बनता है। वाटरफॉल का नीचे जो गड्ढा बन रहा है, इस गड्ढे में जब पानी भरता जाता है, इस गड्ढे में स्टोन्स भी मिलेगी, और क्या होता है, ये प्लंज पूल का आकार, एक पूल का आकार ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लंज पूल। ठीक है, अभी देखो ये आपको, अगर आप लोग कभी वाटरफॉल गए हो तो ये चीज आप अपन अपने दिमाग में सोच पा रहे हो कि वाटरफॉल के नीचे में इतने ज्यादा जो स्टोन्स क्यों होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है उसका। तो अब आपको ना वो इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगली चीज पे। ठीक है, कि ये तो हम पूल के बारे में बात किए, ठीक है, प्लंज पूल के बारे में, लेकिन सर यहाँ पे पाथहोल क्या होता है, पाथहोल के बारे में भी तो बताओ। पाथहोल होता क्या है, देखो ये जो रिवर बेड है, ठीक है, यहाँ पे जो गड्ढा है ना, ये गड्ढा देखो किस तरह का बन रहा है। ये गड्ढा क्या होता है, ये इस गड्ढे पर, इस रिवर बेड पर छोटे गोल होल बनते जाते हैं। ठीक है, और इस होल्स में क्या होते हैं, ये जो पेबल्स है ना, ये पेबल्स घूमते रहते हैं। यहाँ पे अभी पानी यहाँ पे गिरा, ये पेबल्स छोटे छोटे पेबल्स घूमते रहेंगे, जिससे क्या होगा, ग्राइंडिंग होता रहेगा, और इस जो रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक, इसको धीरे धीरे करके और कट करता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक होल जैसा एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ऐसा एक होल बन सकता है, इसी को कहते हैं हम पाथ होल। ठीक है, चलो अब ये समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, ये क्या है, इंसाइज्ड एंड एंट्रेंच्ड मेंडल्स। ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी यंग एज तक, जब रिवर अपने यंग एज में था। अब इसके बाद जो है, अभी तक इरोजनल ही चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वैली का फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन क्या है, ये यंग एज का फॉर्मेशन है। जब हम यहाँ पे पाथहोल एंड प्लंज पूल देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये यंग एज का फॉर्मेशन है। अब हम रिवर का ना मैच्योर स्टेज देखते हैं। देखो मैच्योर स्टेज में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, ये देखो मैच्योर स्टेज में क्या होता है रिवर का, मॉडरेट स्लोप, ठीक है, लेटरल इरोजन, वाइडर वैलीज, फूड प्लेन बिगिंस, मिंटर डेवलपमेंट, ये सब स्टार्ट होता है ना। अब हम इस पिक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा मैच्योर स्टेज है रिवर का। अभी ना थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। ये जो आपको लैंडफॉर्म दिख रहा है, ठीक है, जो वैली वाला लैंडफॉर्म है, एंड उसके बाद पाथहोल एंड प्लंज पूल जो हमने देखा, ये क्या है, ये यंग एज में हो रहा था। अब हम लोग आते हैं मैच्योर स्टेज में। देखो मैच्योर का मतलब क्या होता है, रिवर बहुत दूर तक आ चुकी होती है, ठीक है। अब जो उसकी हाइट होती है ना, अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो, देखो इस पिक्चर को देख पा रहे हो, तो क्या होता है ना, अब रिवर की हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो उसमें एनर्जी होता है ना, जो करंट होता है ना, वो भी क्या होता है, अब कंट्रोल हो जाता है। मैच्योर स्टेज का मेन कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, देखो इसका जो स्लोप होता है ना, ये मॉडरेट हो जाता है। अब ना पहले जैसा स्टीप स्लोप नहीं रहा, ढलान अब थोड़ी सी मॉडरेट हो गई है, जमीन थोड़ी फ्लैट होने लगी है। इसके कारण क्या होता है कि वाटर का जो स्पीड होता है ना, वो स्पीड कम हो जाता है। अब रिवर क्या है, अब रिवर सिर्फ इरोजन नहीं कर रही है, अब रिवर्स क्या कर रही है, डिपॉजिट भी कर रही है। यंग एज में क्या देखा, सिर्फ इरोजन का काम कर रही है, सिर्फ यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर स्टेज में आती है, इस स्टेज में क्या होता है, वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, कब, मैच्योर एज। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है आपको, जब मैच्योर स्टेज में जाता है ना, तो ये जो रिवर है ना, ये रिवर अब क्या करेगा,
पहले क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इरोजन कर रहा था। अब क्या है, ये वर्टिकल इरोजन से अब नीचे की तरफ भी इरोजन करना स्टार्ट कर देगा, साइड की तरफ भी इरोजन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटरल इरोजन। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर रिवर बह रही है, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या कर रही है, नीचे की तरफ इरोड कर रही है। अब क्या है, वो साइड में भी इरोड करना स्टार्ट कर देती है। अब वर्टिकल इरोजन तो हो ही रहा है, नीचे की तरफ इरोज हो ही रहा है, लेकिन मैच्योर स्टेज में क्या होता है, लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, अब साइड की तरफ काटना स्टार्ट कर देती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर अब चौड़ी होने लगी। देखो अभी तक रिवर की जो आप देख रहे हो विद, ये देखो यहाँ पे आके बड़ा हो जाता है ना, अब रिवर यहाँ पे क्या हुआ, चौड़ा होने लगा। अब यहां से आता है मींडर फॉर्मेशन। अब मींडर फॉर्मेशन क्या है, यही चीज समझाने के लिए हम लोग पीछे आए थे ना। अब मींडर फॉर्मेशन पे चलते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आखिर मींडर बनता कैसे है, क्या रीजन होता है। देखो ये क्या है, इंसाइड इंसाइज्ड एंड इंट्रेंच्ड मींडर, ये कैसे बनता है, अभी इस चीज को समझना। देखो मींडर के टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज, रिवर अब स्नेक की तरह बनना स्टार्ट कर देगी। देखो इस पिक्चर में अगर हम देख पा रहे हैं, तो अभी तक रिवर सीधी आ रही थी, अब रिवर स्नेक बनना स्टार्ट कर दी है। और वही चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो मींडर का ये है पिक्चर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देखना है, रिवर स्नेक जैसा बन गई, मतलब क्या, अब रिवर सीधी नहीं बह रही है, अब वो लेफ्ट और राइट कर्व बना रही है। अब रिवर देखो ये कर्व क्यों बना रही है, दिमाग में आता नहीं है क्वेश्चन, रिवर क्यों घूमने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही वो अपने मैच्योर स्टेज में आती है, तो जो जमीन होता है ना, वो फ्लैट हो जाता है धीरे धीरे करके। और उसके कारण क्या होता है कि रिवर का फ्लो अनइवन हो जाता है, एक साइड पानी ज्यादा फोर्स लगाता है, दूसरी साइड पानी स्लो हो जाता है। ठीक है, अभी जब एक साइड ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उस साइड क्या होगा, उस साइड इरोजन होगा, और जिस साइड पानी स्लो है उस साइड क्या होगा, उस साइड डिपोजिशन होगा। ठीक है, अभी देखो इसीलिए ना हम लोग कहते हैं मींडर के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं, देखो आ गया पिक्चर, ये अभी क्या है, यहाँ पे देखते हैं, इस पिक्चर से समझते हैं मींडर के ना दो पार्ट होते हैं। क्या, जैसे एक होता है इनर साइड, ठीक है, और एक होता है आउटर साइड। अभी दोनों का नाम है, एग्जाम में नाम पूछता है। ये जो आउटर साइड है ना, इसको बोलते हैं कट बैंक। क्या कर रही है ये कट करती जा रही है। अभी देखो ये है हमारा आउटर साइड, ये क्या कर रही है, पहले यहां तक बहती होगी, फिर धीरे धीरे करके यहां तक बहने लगी, फिर धीरे धीरे करके ऐसा हो सकता है कि ये यहां से बहने लगेगी। ये कट करते जा रही है, इरोड करते जा रही है, ठीक है। और एक दूसरा साइड होता है इनर साइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट बार। ठीक है, अभी देखो कट बैंक साइड में रिवर क्या कर रही है, इरोड कर रही है, एंड पॉइंट बार साइड में डिपॉजिट कर रही है। देख रहे हो, मैच्योर स्टेट में आते ही ये दोनों काम करना स्टार्ट कर दी। अब ये जो साइड है मेरा इनर कर्व, यहाँ ये क्या दिखाता है, ये रिवर का इनर कर्व दिखा रहा है। यहाँ पे पानी स्लो होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है, और इसीलिए आपको दिखेगा कि इस साइड में मिट्टी जमा होती रहेगी। ठीक है, और आप देखें एक साइड इरोड कर रही है, एक साइड डिपॉजिट कर रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पे मींडर का फॉर्मेशन हो रहा है। यही चीज हमें मींडर में पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ना, कि हम एक चीज और समझते हैं। अभी इसी पिक्चर में आप देखो, इसी पिक्चर में हम क्या समझेंगे, फ्लड प्लेन के बारे में। जब हम ये समझ गए कि मींडर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इसी में एक चीज और समझो, ये जो फ्लड प्लेन लिखा हुआ है ना, कि सर ये क्या है, आखिर फ्लड प्लेन क्या होता है। तो देखो रिवर क्या है ना, कि दोनों साइड से फ्लैट होने लगी है। अब देखो रिवर कैसे बह रही है, यहां से यहाँ आई, फिर यहां से यहाँ गई, फिर यहां से यहाँ गई, फिर यहां से यहाँ आ रही है। अब ना ये इतना एरिया ये कवर कर रही है, वैली क्या हुई, अब चौड़ी हो गई है। ठीक है, रिवर के पास क्या है, ये जो जमीन है, ये जो प्लेन एरिया दिख रहा है, ये बिल्कुल फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर क्या करती है, अपना जो डिपॉजिट अपने साथ जो इरोजनल चीजें लेके आती है, उन सबको यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि देखो फ्लड प्लेन बनता कैसे, इस चीज को भी समझना है मुझको। जब बारिश के टाइम पे क्या होता है, रेनफॉल के टाइम पे रिवर जो पानी लेके आ रही है, उससे ज्यादा पानी उसे मिलने लगता है। ठीक है, और पानी ज्यादा मिलने के कारण क्या होता है, नॉर्मल रिवर ये है, अब पानी साइड साइड में भी बहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, साइड पानी साइड साइड में भी फ्लो कर रही है, और इस कारण से क्या होता है, इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। मिट्टी क्या होता है, इसके जो ये जो अपने साथ इरोजनल चीजें लेके आ रही थी, इरोड करते हुए जो मटेरियल लेके आ रही थी, इरोडेड मटेरियल, वो मटेरियल धीरे धीरे करके नीचे बैठने लगते हैं, और वो इन सारे एरियाज में बैठ जाते हैं। ठीक है, और हर फ्लड के बाद ऐसा ही होता है, थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी जमा होती जाती है यहाँ पे, और धीरे धीरे करके ये एरिया पूरा फर्टाइल एरिया बन जाता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्लड प्लेन।
अभी देखो फ्लड प्लेन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सभी को पता है, फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारी सिविलाइजेशन यही से डेवलप हुई है। आप देखते हो ना कि जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही ले रहे हैं, रिवर के किनारे थी। मेसोपोटामिया ही ले लें, वो भी रिवर के किनारे थी। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, इसी पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। अब है रिवर टेरेस। रिवर टेरेस को भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले ना हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बना रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी देखो डिपॉजिट करने लगी यहीं से, मींडर इसीलिए तो बना। एंड मींडर बनने के बाद आता है रिवर टेरेस। लेकिन रिवर टेरेस में क्या हो रहा है, इस चीज को भी समझना है, ठीक है। अभी देखो, अब हम थोड़ा सा मींडर वाले फॉर्मेशन पे ही चलेंगे, ताकि मींडर को समझते हुए आगे के लैंडफॉर्म को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अभी क्या होता है, पॉइंट बार के बारे में हमने क्या देखा, कि पॉइंट बार में क्या होता है कि मींडर का इनर साइड होता है, वो वहां पे वाटर क्या होता है, स्लो होता है। वहां पे जो भी रिवर अपने साथ लेके आ रही है, सैंड सिल्ट ये सब, ये डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ये एक टेम्पररी लैंडफॉर्म बन जाता है, ठीक है। और ये रिवर के साथ साथ शिफ्ट करता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा स्टेज आता है, ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। अभी ना पहले वो भी समझते हैं, तब ना आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि रिवर क्या बना रही है, जब हम ओल्ड स्टेज में आते हैं, ठीक है। जब हम ओल्ड स्टेज में आए तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रिवर अब बहुत दूर आ चुकी है, बहुत ट्रेवल कर चुकी है, ऑलमोस्ट अब सी के पास पहुंच चुकी है। अब जो इसमें एनर्जी है ना, वो एकदम कम एनर्जी बची हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे स्लोप ही, उसका स्लोप एकदम फ्लैट हो गया है। अब ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत कम पड़ रहा है। वाटर का जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाता है, और इरोजन अब ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। अब वो क्या करेगी, अब वो सिर्फ डिपॉजिट कर रही है, स्पीड ही नहीं है तो इरोड कैसे करेगी। तो अब वो क्या करेगी, मटेरियल को सिर्फ डिपॉजिट कर रही है। और जब मटेरियल को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है ना, तो डिपोजिशनल फीचर के कारण मींडर के बाद, अभी तक हम लोगों ने मींडर देखा था ना, मींडर के बाद सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सबो लेक। देखो, इसके बाद क्या बना, ऑक्सबो लेक। क्लियर है? अभी देखो ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, इस चीज को भी समझना होगा। देखो क्या होता है ना, रिवर अपना कर्व में चल रही है, ये देखो यहाँ कर्व है ना, यहाँ भी कर्व है। अभी देखो अगर ये दोनों साइड मिल जाएगा, ठीक है, तो रिवर अपना शॉर्टकट ले लेगी और यहाँ से बहना स्टार्ट कर देगी। ये तो पूरा कट गया, और ये बन जाता है ऑक्सबो लेक। क्लियर है? अब हम समझते हैं कैसे। देखो मींडर ना बहुत ज्यादा जब घूम जाता है, बहुत ज्यादा कर्व ले लेता है, तो कर्व लेने के कारण क्या होता है, उसका जो ये नेक है ना, जब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, क्लियरली देखो, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे करके कम होता जाता है, ठीक है। और फ्लड के टाइम, जैसे जैसे फ्लड आता है, फ्लड के साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये रास्ता जो होता है, ये सीधा रास्ता बन जाता है। अब रिवर इतना घूम के नहीं जा रही है, अब ये रास्ता सीधा बन गई। तो अब देखो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। अब आता है आपके दिमाग में, ऑक्सबो लेक ही क्यों कहते हैं, नाम इसका ऑक्सबो क्यों का। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आप देखे हो, ऑक्स को देखे हो ना, बैल को, उसके जो पीठ पर एक हम्प बना होता है ना, उसके स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। बस इसी कारण से इसका नाम लिख दिया ऑक्सबो लेक। क्लियर है? ये समझ में आ गया, ये क्या है, ये उसके शेप के कारण इसका नाम ये पड़ गया। क्लियर है? अब आता है हमारा डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशनल फीचर में हम क्या देखते हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म बनाता है वो, एक मिनट। सबसे पहले एलुवियल फेंस। एलुवियल फेंस क्या होता है, आप लोगों को पता है ना एलुवियल फेंस के बारे में। रिवर अपने साथ इरोड करके चीजें लेके आती है, ठीक है। और जब वो अपने ओल्ड स्टेज में पहुंचती है ना, तो ये इन चीजों को जमा करना स्टार्ट कर देती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब ना ये क्या हुआ, कर्व डिपॉजिट का फेस लेने लगा। अब ये रिवर आ रही थी, अब रिवर क्या की, अपना फ्लैट सरफेस पे आ चुकी है, तो अपने साथ जो भी चीजें लाई थी वो इस एरिया में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दी। एंड डिपॉजिट करने के कारण ये जो एरिया है, ये बन जाता है एलुवियल हैंड, ठीक है। अपने साथ जितना मटेरियल आई थी वो यहाँ पे डिपॉजिट करती गई। अब देखो इतना दूर तक अगर कोई मटेरियल आया तो वो कितना छोटा छोटा मटेरियल होगा। इसीलिए आप देखोगे कि एलुवियल फैंस में बहुत अच्छी मिट्टी होती है, एकदम ज्यादा एकदम कोर्स मटेरियल होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फर्टाइल भी होता है, ठीक है। एंड अपने ओल्ड स्टेज में ही ये क्या बनाती है, ये बनाती है डेल्टास, जब वो सी में मिलने वाली होती है, ठीक है। रुक जाओ, डेल्टा का अगर पिक्चर कहीं पे होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो डेल्टा, ये सी में मिलने वाली है। सी में मिलने से पहले क्या होता है ना, अपने सेडिमेंट्स के कारण, जो सेडिमेंट अभी भी उनके पास बचा हुआ है, इसी के कारण क्या होता है, ये यहाँ पे डेल्टा बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ पे इरोजन एकदम खत्म हो जाता है, सिर्फ डिपोजिशन का काम बचता है, और डिपोजिशन करना स्टार्ट करती है और अपना यहाँ पे डेल्टा बना लेती है।
ठीक है। चलो, अब आप बोल रहे होगे सर एक चीज आपने छोड़ दिया था। आप देखो, फ्लड प्लेन आप लोगों को बता दिया था कि फ्लड प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये फ्लैट एरिया के साइड में होता है, रिवर के बगल में। ठीक है, एंड फॉर्म बाय रिपीटेड फ्लडिंग। ज्यादा से ज्यादा जो फ्लड आता है, लगातार फ्लड आने के कारण इस तरह के एरिया बन जाते हैं। मैंने एक चीज छोड़ दिया था, रिवर टेरेस। कि रिवर टेरेस क्या होता है? देखो, रिवर टेरेस का मतलब समझो, ये ना पुराने फ्लड प्लेन का हिस्सा होता है, जो पहले के टाइम पे चला आ रहा है। मतलब कि इस चीज को समझो, फिगर कहीं पे, पिक्चर कहीं पे, पिक्चर, रिवर टेरेस का पिक्चर है क्या? ये देखो, अब रिवर यहाँ बह रही है, पहले के टाइम पे रिवर इधर बहती होगी। ठीक है, और ये पुराना फ्लड प्लेन है ना, उसी का एक पार्ट है। अब रिवर क्या होता है, उससे नीचे जा चुकी है, अब अपना वो बहुत नीचे बह रही है, तो अब जब उसका फ्लड प्लेन बनेगा, उसका दूसरा फ्लड प्लेन बनेगा। ये उसका ओल्ड फ्लड प्लेन था। तो ओल्ड फ्लड प्लेन का जो हिस्सा होता है, वो होता है हमारा रिवर टेरेस। ठीक है, रिवर क्या करता है, अब दोबारा से कट करना स्टार्ट कर देता है। ये कब? जब ये अपना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बना रहा है, उससे पहले का बात है। ठीक है, रिवर अब दोबारा अपना कटिंग करना स्टार्ट कर दी, और वो क्या हुआ, रीजनरेटेड रिवर फ्लोइंग इन अ वैली इन वैली ड्यू टू इंक्रीज्ड इरोजन। वैली के अंदर भी एक वैली बना दी है। ठीक है, एंड जो पुरानी वाली हमारी फ्लड प्लेन है, वो हमारा है रिवर टेरेस। टेरेस का मतलब तो जानते ही हो, छत। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, रिवर से बनने वाले जो भी हमारा लैंडफॉर्म है, उसके बारे में। अभी देखो, एक चीज रह गया, नेचुरल लिविंग। नेचुरल लिविंग क्या होता है? दिमाग में आता है ना कि कभी कभी, कि आखिर बहुत बार पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। देखो, ये क्या है, रेज रिवर बैंक। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन कैसे होता है, हम हर एक तरह से देख लिए। अब ना अपना दिमाग लगा के देखो कि आखिर नेचुरल लेवी कैसे बनती होगी, क्या रीजन होगा बनने का इसका, कुछ तो बात होगी। तो देखो, ये भी ना एक फ्लड प्लेन का पार्ट ही होता है, एकदम रिवर के एकदम किनारे में। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो, ये रिवर बह रही है, उसके एकदम किनारे में ही है। यहाँ पे क्या होता है, हैवी मटेरियल पहले धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। टाइम के साथ साथ क्या दिखेगा आपको, रिवर के बिल्कुल पास में जो रिवर अपने साथ इरोजनल चीजें लेके आई थी, इरोडेड मटेरियल लेके आई थी, वो यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके कारण क्या होता है कि रिवर का जो हाइट है ना, वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, एंड इसी को कहते हैं नेचुरल लेवल। क्लियर है? चलो, अभी हम लोग आते हैं दूसरे पे। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है ग्राउंड वाटर। ठीक है, रिवर के साथ जो हमने देखा कि इतनी ही लैंडफॉर्म बनती है, एंड उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको बस तीन तरह से चीजें समझनी है। यंग एज में क्या क्या बनाती है, मैच्योर एज में क्या क्या बनाती है, एंड फिर ओल्ड एज में क्या क्या बनाती है। बस इसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा, इसी तरह की चीजों के साथ आएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर, ये तो देखे कि किस तरह से रिवर के थ्रू लैंडफॉर्म बन रहा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर के थ्रू लैंडफॉर्म कैसे बनता है, ग्राउंड वाटर का मैजिक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ग्राउंड वाटर क्या था, हमने वहां पिक्चर देखा था, वो पानी जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, जमीन के अंदर जो पानी होता है, अब वो होता है ग्राउंड वाटर। लेकिन जमीन के अंदर पानी जाता है कैसे? देखो, जब बारिश होती है, अगर किसी ऐसे एरियाज में बारिश हुई जहाँ पे मिट्टी है बहुत, आज के टाइम पे रोड बन गई है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं कंक्रीट के, तो पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, परमिएबल नहीं होता वो, इसलिए। अब जब पानी जमीन पर गिरता है, थोड़ा पानी फ्लो में बह जाता है, लेकिन कुछ कुछ पानी क्या होता है, जमीन के अंदर धीरे धीरे करके चले चले जाता है। एंड यही पानी क्या होता है, सीप करने वाला पानी धीरे धीरे करके अंदर ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। अब जब ग्राउंड वाटर का पार्ट ये बन गया, तो देखो, ग्राउंड वाटर ना बहुत फास्ट नहीं चलता है। तो वो अगर कोई लैंडफॉर्म बना रहा है, तो वहां पे इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा, वहां पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बनेगा। लेकिन एक चीज आपको समझना है कि इसका जो मेन वेपन होगा ना, वो फोर्स नहीं होगा, इसका मेन वेपन होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल सॉल्यूशन उसका मेन वेपन होगा। अब जब ग्राउंड वाटर अगर कोई लैंडफॉर्म बना रही है, तो ये रॉक को तोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, ये रॉक को क्या करती है, केमिकल कंपोजिशन के तो धीरे धीरे करके ब्रेक करती है, एंड उसको फिर हटा के लैंडफॉर्म बनाती है। अभी देखो, अगर ये केमिकल सॉल्यूशन के थ्रू कर रहा है, तो इस तरह की चीजें आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, जो एरिया लाइमस्टोन रीजन होता है। ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर। ठीक है, ये एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ।
एंड पानी में बहुत इजीली डिसॉल्व भी हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म बनाती है, वो ज्यादातर कहाँ होता है? वो ज्यादातर लाइमस्टोन रीजन में होता है। ठीक है। अब देखो लाइमस्टोन रीजन में जो लैंडफॉर्म बनता है, इसको कहते हैं हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म, कास्ट टोपोग्राफी। अब ना हम एकदम यहाँ भी बढ़िया से समझते हैं ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। देखो लाइमस्टोन का जो सॉल्यूशन होता है ना, और उसी से जो लैंडफॉर्म बन रहा है उसी को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पानी लाइमस्टोन को धीरे धीरे करके डिसॉल्व कर देता है। ठीक है। और उस डिसॉल्व करने के कारण क्या होता है कि वहां पे अलग अलग शेप बन जाती है, जिसको हम लोग कास्ट रीजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दो तरीके से लैंडफॉर्म बनते हैं। एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म, एक होता है हमारा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इरोजनल कास्ट लैंडफॉर्म। एंड इरोजनल कास्ट लैंडफॉर्म में क्या बनता है? सबसे पहले सिंक होल। देखो सिंक होल कैसे बनता है? जैसे यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, इस एरिया से पानी जा रहा है। अब पानी जाने के कारण क्या होता है, ये लाइमस्टोन वाला एरिया आ गया। यहाँ से जैसे ही पानी जा रहा था तो पानी थोड़ा सा यही गड्ढे में बैठ गया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, एंड केमिकल रिएक्शन के कारण ये गड्ढा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। ये बन गया हमारा सिंक होल। ठीक है। अब जब सिंक होल बना, सिंक होल के बाद क्या होता है? सिंक होल का बड़ा वर्जन, सिंक होल का बड़ा वर्जन क्या है? ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये और ब्रेक होता गया, और ब्रेक होता गया, और ब्रेक होता गया, और फिर ये कोलैप्स कर गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके ग्रेजुअल सॉल्यूशन बन रहा है, और उस तरह के ग्रेजुअल कोलेप्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सडन कोलेप्शन नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सिंक होल से डोलाइन सब बनते हैं जब सडन कोलेप्स होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सिंक होल सडन होता है, लेकिन डोलाइन जो है ना, ये जो डोलाइन है, ये हमारा एक प्रोसेस होता है, एंड उस प्रोसेस के साथ धीरे धीरे करके बनता है। अभी देखो जब डोलाइंस बन गए, उसके बाद बनते हैं उवाला। उवाला क्या होता है? देखो जब ना एक से ज्यादा डोलाइंस आपस में मिल जाता है, एक बड़ा डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर देखो, यहाँ क्या है? एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे डोलाइंस एक साथ आपस में मिल गए। ठीक है। एक बड़ा डिप्रेशन बना दी। डोलाइन 1, डोलाइन 2, डोलाइन 3, डोलाइन 4। अब ये पूरा मिलके क्या बन गया? वालस। ठीक है। एंड इसके बाद बनते हैं लैपीस। लैपीस क्या होता है? देखो जो हमारा लाइमस्टोन का सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर में जो हम बात करते हैं ना कि बहुत सारे एक साथ रेन वाटर आया, ठीक है, या तो ग्राउंड वाटर आया, और डिजोल्व होने के निशान बनते गए। देखो यहाँ इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे निशान बनते गए, एंड इसी को हम कहते हैं लेपीज। ठीक है। जमीन चाकू की तरह क्या हुआ, कटा हुआ दिखने लगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? लेपीज का स्ट्रक्चर है। एंड फिर आता है इसके बाद एक और हमारा, ये होता है लाइमस्टोन पेवमेंट। लाइमस्टोन पेवमेंट क्या है? देखो ये जो हमें सरफेस दिख रहा है, ठीक है, ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस है, ये क्या है? लाइमस्टोन पेवमेंट। ये क्रैक्स के बीच में सॉल्यूशन जाने के कारण क्या होता है? ये ब्लॉक जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया क्या है? पेवमेंट दिखा रहा है। क्लियर है? अब आते हैं इसके बाद केव। अब जब ये बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है, एक बार में हम देखते हैं कि पानी अंदर गया, ठीक है, क्रैक्स में पानी घुसा, क्रैक्स में पानी घुसने के कारण क्या होगा, बड़ा बहुत लंबा टाइम के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा केव बन जाता है। ये देखो पानी इधर से घुसा सपोज, एंड ये करता गया, इरोड करता गया, एक टाइम के बाद इतना बड़ा एक केव बना दिया। जो लाइमस्टोन का हमारा सरफेस था उसको इरोड कर करके एक अंडरग्राउंड हॉलो स्पेस जो बना दिया, इसी को कहते हैं हम केव। ठीक है। तो ये था अभी तक का इरोजनल एक्टिविटी, जब ग्राउंड वाटर कास्ट टोपोग्राफी में जाके इरोजनल एक्टिविटी कर रही है। एंड इसके बाद आता है डिपोजिशनल। ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं? देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म समझने का एक एक उपाय समझो पहले। यहाँ पे क्या देख रहा है? सबसे पहला क्या है? स्लेक्टाइट्स। ठीक है। अब ये जो स्लेक्टाइट है, ये कैसे बनता है? यहाँ पे देखो ये जो हमें पिक्चर दिख रहा है ना, इसी पिक्चर से समझेंगे। पानी क्या है? केव के ऊपर से टपकता है ना, पानी यहाँ से गया, ये तो बड़ा सा सिंक होल है, इसी तरह से बहुत सारे सिंक होल होंगे जहां से पानी जा रहा होगा। ऐसा कोई एक जगह से पानी नहीं जाता है। पानी गया, पानी जाने के कारण क्या हुआ, पानी ऊपर से धीरे धीरे करके टपक रहा है। पानी में क्या होता है? कैल्शियम डिजोल्व हो जाता है। ड्रॉप तो गिर रहा है, लेकिन क्या है, मिनरल यहाँ पे अटक जा रहा है। ठीक है, मिनरल यहाँ पे अटक जा रहा है, पानी का ड्रॉप गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है। एंड ये जो ड्रॉप गिरता है और ऊपर में जो मिनरल रह जाता है, वो मिनरल इस तरह का शेप बना लिया, देख रहे हो, इस तरह का शेप बना लिया, हैंगिंग शेप जो है।
और ये धीरे धीरे क्या है, रूप से नीचे की ओर लटकता हुआ दिखता है। और ये जो लटकता हुआ दिख रहा है इसी को बोलते हैं सेक्टाइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्लेक्टाइट। अब आते हैं इसके बाद दूसरा लैंडफॉर्म पे। स्लेक्टाइट देखिए, अब है हमारा दूसरा लैंडफॉर्म स्टैगमाइट। ठीक है, ये जो स्टैगमाइट है ये कैसे बनता है? अभी देखो क्या है कि जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ से पानी गिर रहे थे, रुको इस पिक्चर में तो देखा, हाँ ये पिक्चर देखो, स्लेक्टाइट तो दिख गया ऊपर वाला पिक्चर। अब स्टैगमाइट कैसे बन रहा है? यहाँ पे देखो ये जो नीचे से करके गिरता जा रहा है ना, वो क्या हो रहा है, कभी कभी इसके साथ मिनरल्स भी गिर जा रहे हैं, मिनरल्स नीचे जाके डिपॉजिट होते जा रहे हैं। एंड ये डिपॉजिट होते 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 एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले रहा है और ये नीचे से ऐसा दिख रहा है। लटकने वाला क्या है? स्टैगसाइट। ठीक है, और नीचे जो बनता जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्टैगमाइट। क्लियर है? स्टैगमाइट क्या दिख रहा है? ये फ्लोर से ऊपर की ओर आ रहा है। क्लियर है? स्टैगमाइट, माइट का मतलब होता है ऊपर आना। ठीक है, और स्टैग साइट में क्या देखे, गिरने वाला ड्रॉप। जब वो फ्लोर पे जाता है और धीरे धीरे करके मिनरल जमा करता है तो ये मिनरल धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और उसके बाद क्या होता है ना, एक टाइम के बाद ये दोनों ज्वाइन हो जाता है, ये नीचे से उठता जा रहा है, ये ऊपर से आता जा रहा है, ये नीचे से उठता जा रहा है, ये ऊपर से आता जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, और फिर इस तरह से करके ये पूरा ज्वाइन हो जाता है एक टाइम के बाद। और जब ये ज्वाइन होके ऐसा बन जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पिलर। ठीक है, पिलर किसको बोल रहे हैं हम लोग? पिलर बोल रहे हैं जब स्टैगसाइट और स्टैगमाइट, ठीक है, ये दोनों एक साथ मिल जाता है और बीच के गैप को खत्म कर देता है। ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो गैप है, एक टाइम के बाद ये भी पिलर बन जाएगा, ये भी पिलर बन जाएगा, ये भी पिलर बन जाएगा, ये भी पिलर बन जाएगा। देख रहे हो कैसे पहले सब कुछ खत्म हुआ, फिर सब कुछ बन रहा है। ये क्या हो रहा है? इरोजन और डिपोजिशन का एक्टिविटी। और इसी तरह से कास्ट टोपोग्राफी में लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, अब तक हमने ये देखा कि ग्राउंड वाटर क्या काम कर रहा था। अब आता है हमारा बारी ग्लेशियर को देखने का, कि ग्लेशियर एज ए एजेंट कैसा है। देखो ग्लेशियर में एक बात समझो, ग्लेशियर क्या होता है? बहुत बड़ा आइस का मास है जो कि स्लोली मूव करता है। ठीक है, अभी देखो ग्लेशियर बनता कैसे है? हाई माउंटेन में जब स्नोफॉल होता है तो ठीक है, उसमें वहां पे टेम्परेचर इतना कम होता है ना कि वो स्नो मेल्ट नहीं होता है, लेयर पर लेयर जमा होते जाता है और प्रेशर से वो आइस बन जाता है। और जब आइस मूव करता है हम उसी को बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, अभी देखो ग्लेशियर मूव क्यों करता है ये भी जानना जरूरी है। आइस, रिवर वाटर तो फ्लो कर रहा था, लेकिन ग्लेशियर क्या है, थोड़ा थोड़ा करके मूव करता है। लेकिन क्या ग्लेशियर बहता है? देखो उसका बहना नहीं कह सकते, मूव करना कह सकते हैं। उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, एंड वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटी का उस पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। आइस क्या होता है ना, एक प्लास्टिक के सीड के जैसा बिहेव करने लगता है और एकदम स्लो मोशन करना स्टार्ट करता है। रिवर क्या है, इतने टाइम में यहां तक बह जाएगी, आइस यहां से यहां आएगा। ये थोड़ा सा स्लो है, इसका साबुन डिटॉल नहीं है। ठीक है, अभी क्या है कि आप देख रहे हो कि ग्रेविटी के कारण ये मूव कर रहा है, एंड इसी मूवमेंट के कारण क्या लैंडफॉर्म बनेंगे। अभी देखो जो ग्लेशियर में होता है ना वो दो तरह के होता है। ठीक है, एक होता है वैली ग्लेशियर, एक होता है कंटिनेंटल ग्लेशियर। अभी देखो वैली ग्लेशियर और कंटिनेंटल ग्लेशियर में क्या डिफरेंस है? वैली ग्लेशियर वो होता है जो कि माउंटेन्स के बीच में होता है। ठीक है, और ये वैली के शेप में होता है। क्लियर है? एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा आइस का सीट होता है। ठीक है, जो कि पूरा कॉन्टिनेंट को ही कवर किया हुआ है। जैसे कि आप आर्कटिक सी में चले जाओ, आप अंटार्कटिक सी में चले जाओ, वहां पे जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बने हुए हो। ठीक है, लेकिन आप हिमालयाज में जाओगे, हिमालयाज में क्या वैली ग्लेशियर बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए अब यहां से समझते हैं, ये जो हम दो तरह के ग्लेशियर समझे, एक एग्जाम्पल भी देखे अंटार्कटिका वाला। अब यहां से हम एक चीज और समझते हैं कि ये जो ग्लेशियर है ना, ये भी दो तरह से लैंडफॉर्म बनाता है। किस तरह से? एक इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू और एक डिपोजिशनल एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर को देख के दोनों का हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के लैंडफॉर्म ये लोग बना रहे हैं। सबसे पहले ग्लेशियर का जो इरोजनल लैंडफॉर्म होता है उसमें होता है सर्क। ठीक है, ये सर्क क्या है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको टान लेक भी कहते हैं। क्या होता है, ये ना ग्लेशियर के ऊपर में एकदम बोल शेप का डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ये ना देखो ये थोड़ा येलो दिख रहा है लेकिन इसको समझ लो व्हाइट है। ठीक है, इतना मान के चलो। इसमें ना स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा था इसलिए मैंने इसी पिक्चर को लिया है, अदरवाइज इसको लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ना आप समझो ये पूरा आई सीट में। अभी सर क्या है, यहाँ पे ना एक बोल शेप डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ये देखो ये क्रिएट हुआ ना डिप्रेशन, एकदम ग्लेशियर के स्टार्टिंग पॉइंट में ही, ऊपर ही, ऐसा नहीं कि नीचे में, स्टार्टिंग पॉइंट में ही।
जब आइस मेल्ट होती है तो यहाँ पे क्या होता है, टान, ये जो लेक बना ना डिप्रेशन जैसा, इसी को हम लोग कहते हैं टान लेक, और इसी को कहते हैं सर्क। ठीक है, अभी देखो जब सर्क बन गया, इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हॉर्न। हॉर्न क्या होता है, यहाँ देखो पिक्चर देखो, ये देखो एकदम हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट जो होता है उसी को कहते हैं हार्न। जब क्या होता है ना, 2 से 3 सर्क आपस में मिल जाते हैं, देखो क्या है कि ये है, एक साइड इधर भी क्या होगा, एक सर्क बन जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों का जो पॉइंट है ना आपस में मिल जाएगा, इस साइड हमें गड्ढा दिखेगा, इस साइड गड्ढा दिखेगा, उधर भी गड्ढा दिखेगा, एंड बीच में ये हाई पॉइंट दिखेगा, ठीक है। ये जो 7 पीक दिखता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग हॉर्न। यहाँ पे भी क्या है, ये पहले सर्क थी, ठीक है, ऐसे करके मिली हुई है, और यहाँ पे इसका क्या है, ये हाई पॉइंट है, क्लियर है, इसी को कहते हैं हम लोग हॉर्न। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, ठीक है, तीसरा क्या है, एरिटिस, ठीक है। एरिट क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एरिट के बारे में समझते हैं पहले हम लोग। ये है एरिट, इसका पिक्चर देखो, जब दो हमारे सर्क है, ठीक है, ये दोनों सर्क्स बने, इन दोनों के बीच में क्या है, एक जो शार्प रिज दिख रहा है ना आपको, रिज टाइप का उठा हुआ हिस्सा, नाइफ जैसा हिस्सा, इसी को कहते हैं एरिट, क्लियर है। फिर आता है वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली कैसे बनता है, देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो रिवर और ग्लेशियर में ना डिफरेंस यहीं पे समझ में आता है, रिवर से बना हुआ है या फिर ग्लेशियर से बना हुआ है। देखो रिवर ना वी शेप में कट करता हुआ जाता है ऐसे करके, लेकिन जो हमारा ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर यू शेप में कट करता है। ये जो वैली बनाता है ना, ये वैली कैसा होता है, वो इस तरह से यू शेप में होता है, ठीक है। जब ये कट करेगा तो इस तरह से यू शेप में वैली बनाएगा, इसी को कहते हैं ग्लेशियर वैली, यू शेप्ड वैली। ग्लेशियर क्या होता है, नीचे से तो इरोड करता ही करता है, लेकिन साइड से भी इरोड करता है, इसीलिए क्या है ना कि ये वी शेप में नहीं, ये जब यू शेप में वैली बनाता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इरोजन नहीं हो रहा होता है, इसमें लेटरल इरोजन भी हो रहा होता है, इसीलिए इसका बॉटम भी वाइड होता है, और आप देखोगे इसका साइड भी ज्यादा बड़ा होता है, क्लियर है। अभी ये तो समझ गए कि ये यू शेप्ड वैली है। इसके बाद आता है हैंगिंग वैली, सॉरी, हैंगिंग वैली क्या है, हैंगिंग वैली क्या है, जब छोटी छोटी ग्लेशियर वैली, अब देखो यहाँ पे पिक्चर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। हैंगिंग वैली, ये देखो ये दिखा रहा है हैंगिंग वैली, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब छोटे ग्लेशियर वैली जो है ना बड़ी ग्लेशियर वैली के ऊपर लटकता है, ये क्या है, ये हमारा बड़ा सा ग्लेशियर वैली है। अब इस तरह से एक ग्लेशियर वैली, दो ग्लेशियर वैली, इस तरह से बहुत सारे ग्लेशियर वैली होंगे, ठीक है। और ये सब छोटे ग्लेशियर वैली है, ये सब क्या हो रहा है, आकर बड़े ग्लेशियर वैली में मिल रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं हैंगिंग वैली। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये सारा क्या है, हैंगिंग वैली है, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो छोटी ग्लेशियर वैली होती है, बड़ी ग्लेशियर वैली के ऊपर में लटकती है, और अक्सर क्या करती है, वाटरफॉल बनाती है। यहाँ से पानी गिर रहा होगा तो वाटरफॉल की तरह ही गिर रहा होगा ना, यहाँ से पानी अगर गिरेगा वाटरफॉल की तरह ही गिरेगा, यहाँ से अगर आइस भी गिर रहा है तो वाटरफॉल की तरह ही गिरेगा, और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली, ठीक है। फिर आता है फ्यॉर्ड, और यू कैन से फॉर्ड, ठीक है, कि फॉर्ड कैसे बनता है। देखो अब समझो आप, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में वापस से देखते हैं, और इसमें हम ये सोचते हैं कि फॉर्ड आखिर कहाँ बना हुआ है। देखो जो ग्लेशियर वैलीज होती है ना, जैसे कि ये हमारा ग्लेशियर वैली है, ये भी ग्लेशियर वैली, ये ग्लेशियर वैली क्या है, जब सी वाटर से भर जाता है, ठीक है। अभी देखो सी वाटर से कैसे भरेगा, जैसे कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा पानी से भर जाएगा, तो डीप नैरो इनलेट जो है ना, जहां से पानी जा रहा है, उसी को हम कहते हैं फॉर्ट, ठीक है, क्लियर है। और यू कैन से ग्लेशियर ट्रॉ, यहां से पानी जा रहा है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, कि आखिर ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कैसे बनाता है। सबसे पहले समझो, सबसे पहले है मोरेन्स। मोरेन्स का मतलब क्या होता है, देखो ग्लेशियर भी ना अपने साथ इरोडेड मटेरियल को लेकर चलता है, ठीक है। तो ग्लेशियर जो भी इरोडेड मटेरियल को लेकर चल रहा है, जो भी इरोडेड मटेरियल को अपने साथ लेकर चल रहा है, वो कहीं तो डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो अब ये जहां पे डिपॉजिट करता है, उसी के बेसिस पे मोरेन्स के टाइप है, लेटरल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स या फिर मीडियल मोरेन्स। तो सबसे पहले समझो, अगर ये अपना जो इरोडेड मटेरियल है, इस मटेरियल को साइड में डिपॉजिट करता है, ठीक है,
कहाँ पे, साइड में डिपॉजिट करता है, तो हम इसे बोलते हैं लेटरल मोरेन्स। क्लियर है? अगर ये अपने डिपॉजिट को कहाँ पे करता है, एंड पे, जहां तक वो जा रहा है वहां तक जाके अगर डिपॉजिट कर रहा है तो हम इसे बोल रहे हैं टर्मिनल। ठीक है? और अगर वो कहीं बीच में अपना डिपॉजिट कर दिया तो इसे बोलते हैं हम मीडियल डिपॉजिट, मतलब मीडियल मोरेन्स। मोरेन्स का मतलब क्या है, डिपॉजिट। ग्लेशियर अपने साथ जो लेके चल रहा है, जो भी इरोडेड मटेरियल लेके चल रहा है, उसको जहां पे डिपॉजिट कर रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग इसको मोरेन्स कह रहे हैं। ठीक है? अब आता है इस्कर्स। इस्कर्स क्या होते हैं? देखो ये है हमारा, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे क्या है, हम ये देख रहे हैं कि ग्लेशियर यहाँ से निकल रहा है, ग्लेशियर निकलने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो अपने साथ मटेरियल लेके निकल रहा है। जब वो मटेरियल लेके निकल रहा है तो मटेरियल को देख रहे हैं हम कि एक जिगजैग रिज बना देता है। क्या बनाता है, जिगजैग रिज। देखो यहाँ पे ये जो हम पूरा ये सिस्टम देख रहे हैं ना, ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं इसी को कहते हैं हम लोग, ये लाइन गलत बन गया, ये लाइन यहाँ आ रही है। ठीक है? ये क्या है, जिगजैग रिज, इसी को कहते हैं हम लोग एस्कर। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल्ट वाटर होता है ना, जो वाटर यहाँ से मेल्ट हो गया, या मेल्ट वाटर क्या है, ये कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करता है। अब हम देखते हैं ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स क्या होता है, देखो ड्रमलिन्स में पहले तो ये इसका शेप समझो, ये ना ओवल शेप का हिल है। ठीक है? अब ये ओवल शेप का हिल है, ये बनता कैसे है? अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है? ये देखो, ये ओवल शेप का हिल्स है, छोटे छोटे हिल्स। ये हिल्स क्या है, एकदम इसका जो साइड होता है ना, ये साइड बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। ठीक है? ये देखो इसका साइड बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है, बहुत ही ज्यादा स्टीप है। देखो यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे अच्छी सी नहीं मिली, इसलिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रमलिन्स। क्लियर है? एंड फिर आता है आउटवर्स प्लेन। ये जो आउटवर्स है, ये आउटवर्स प्लेन क्या होते हैं? अभी इस पिक्चर में देखो, ये जो प्लेन एरिया है, ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, जैसे फ्लड प्लेन होता है ना, उसी तरह से जब ग्लेशियर का आप पढ़ते हो तो ये होता है आउटवर्स प्लेन। ग्लेशियर के आगे एरिया में देखोगे, जो मेल्ट वाटर होते हैं उसका जो डिपॉजिट होता है, उसके कारण जो प्लेन एरिया बनता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग आउटवर्स प्लेन्स। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग वेव और करंट पे। देखो ये जो वेव और करंट है ना, ये जब लैंडफॉर्म बनाते हैं, ये बनाते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है? अभी कोस्टल एरियाज क्या है, जहां पे सी और लैंड दोनों मिलता है, जहां पे ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कोस्ट। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे सी वेव, यहाँ पे करंट, यहाँ पे टाइड, ये सब मिलकर कोस्टल प्रोसेस को करते हैं। ठीक है? अब इसीलिए देखोगे कि जो आप देखोगे कोस्ट का भी जो टाइप होता है ना, वो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है, हाई रॉकी कोस्ट, एंड फिर क्या है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट। अभी क्या है कि जो हाई रॉकी कोस्ट है ना, इस एरिया में इरोजन ज्यादा होता है। ठीक है? एंड जब हम दूसरा देखते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट, यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो हम इन दोनों को समझते हैं। अब दोनों को कैसे समझेंगे, तो देखो हाई रॉकी कोस्ट जिसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उस एरिया में क्या इरोजन ज्यादा होता है, जैसे कि अपना वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब लो सेडिमेंटिंग कोस्ट मतलब क्या, जहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा होता है, उसका हाइट थोड़ा कम होता है, वो है हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया है ना, यहाँ पे क्या है, ये एक इस साइड भी कोस्ट है, इस साइड भी कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया, जहाँ पे क्या इरोजन ज्यादा हो रहा है। क्यों, ये हाई रॉकी कोस्ट है। इस एरिया में क्या है, लो सेडिमेंटिंग एरिया है, ये लो सेडिमेंटिंग कोस्ट है, यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइट कम है, जो यहाँ पे आप देखोगे एरियाज हैं, इस एरिया में जो हमारा माउंटेन सिस्टम है, इसके जो बाद जो हमारा कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया का हाइट थोड़ा कम है, जिसके कारण वहां पे सेडिमेंट्स हो रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे ना हम दोनों टाइप के कोस्ट को जब समझ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो हाई रॉकी कोस्ट है ना, हाई रॉकी कोस्ट में क्या होता है ना, रॉक्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है? और इसलिए क्या है कि वेव्स वहां पे इरोजन करती है। और जो अपना लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, यहाँ पे क्या है ना, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखो अगर हम ये समझ चुके हैं, तो हम अब ये देखते हैं कि कोस्टल इरोजन लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं। जैसे हमारा ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल इरोजन लैंडफॉर्म बन रहा है। अब ये कैसे कैसे बन रहा है, एक एक करके देखेंगे। पहले ये देखो पिक्चर,
ठीक है। एंड इस पिक्चर को देख के थोड़ा सा दिमाग लगाने का ट्राई करो कि यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। यहाँ पे आपको इरोजनल एंड साथ ही साथ डिपोजिशनल दोनों लैंडफॉर्म के पिक्चर्स दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले क्या बनता है, सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है, एक स्टीप रॉकी वॉल, ठीक है, जहां पे वेव कंटिन्यूअसली हिट करती रहती है। जैसे देखो ये एक दीवार है, यहाँ पे वेव्स लगातार आ रही है, इसको हिट करते जा रही है। तो क्या होता है कि ये जो रॉक है, ये जो वॉल है, ये क्या होता है कि पीछे की तरफ रिट्रीट करता है। क्लिप क्या होता है, पीछे की तरफ रिट्रीट करता है एंड जिसके कारण यहाँ पे टूटता रहता है मटेरियल, ठीक है। अभी अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हम अगर खोजेंगे कि आखिर यहाँ पे हमारा सी क्लिफ कहाँ है, आपको पता चल पाएगा सी क्लिफ कहाँ है। ये देखो, ये है सी क्लिफ। ये क्या है, एक वॉल की तरह स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लगातार वेव्स आती है, इससे टकराती है और इसको कट करते जाती है, इरोड करते जाती है। यहाँ से टकराती है फिर पीछे जाती है, तो यहाँ से जो टकराती है ना, तो इस एरिया को ब्रेक करती है, इसके सेडिमेंट को अपने साथ लेके चल जाती है। वेव यहाँ पे कंटिन्यूअसली हिट कर रही है, ठीक है। एंड जब पीछे रिट्रीट करती है तो अपने साथ इसके इरोजनल इरोडेड मटेरियल को भी लेके साथ में लेके चले जाती है। एंड फिर आता है वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखो ये ना क्लिफ के नीचे का फ्लैट सरफेस है, जो हमारा ये सी क्लिफ है, इसके नीचे का सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में क्या होता है, ये जो सरफेस बना होता है, ये सरफेस बेसिकली कैसे बना होता है, ये सरफेस बेसिकली इरोजन के कारण बना होता है, ठीक है। ये जो हमारा आप देखोगे, ये क्या है, लैंड यहां तक होगा, ये लैंड धीरे धीरे करके ऐसे जा रही है, ऐसा कभी लैंड होगा सीधा खड़ा, इसको काटते गई जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ठीक है। एंड यही स्ट्रक्चर को कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव इसको कट करके ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए, ठीक है। और ये क्या है, कंटिन्यूअस इरोजन का एक रिजल्ट है। एंड देन आता है हमारा सी केव्स, ठीक है, कि आखिर ये सी केव्स कैसे बनते होंगे। देखो सी केव अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये है हमारा सी केव। क्या होता है कि इस ये पूरा जो रॉक सिस्टम है ना, इस रॉक में ये सब हार्ड रॉक है, ठीक है, लेकिन कहीं पे सॉफ्ट रॉक होगा, ठीक है। एंड जो सॉफ्ट रॉक होगा, जो इसका सॉफ्ट पार्ट होगा, जो इसका वीक पार्ट होगा, इस एरिया में क्या होल बना देगी। और ये जो होल बना देगी, लगातार वेव आते रहेंगे, इस होल में पानी जाते रहेगा, इसको बड़ा करते जाएगी और इसको एक गुफा की तरह बना देगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सी केव। क्लियर है, वेव के इरोजन से ये भी बन रहा है। अब आता है सी स्टैक। देखो सी स्टैक कैसे बनता है, समझो। यहाँ पे क्या होता है कि पहले केव बना, ठीक है, ये केव बना, केव बनने के बाद क्या होता है, आर्क बनता है। ये केव बना, अब ये लगातार इरोड होता रहेगा, इरोड होता रहेगा एंड फिर इस तरह का एक आर्क बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये आर्क बनेगा, इस आर्क में लगातार पानी से अटैक हो रहा है, लगातार वेव का अटैक हो रहा है। और क्या होता है कि ये सिर्फ एक अकेला पिलर की तरह बच जाता है, ये यहाँ से पूरा मटेरियल खत्म हो जाता है, लगातार पानी जाते गया एंड फिर क्या हो रहा है कि इस पूरा एरिया को ये खत्म करके जाता है और यहाँ पे एक खड़ा दीवार ऐसे बन जाता है, यहाँ पे एक खड़ा दीवार ऐसा बन जाता है, ठीक है। एंड इसी को हम बोलते हैं सी स्टॉक। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कोस्टल के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, कि आखिर कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट के थ्रू लैंडफॉर्म कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो बीच, क्या हो रहा है, जो भी इरोडेड मटेरियल है वो लाके कोस्ट एरिया में डालता जा रहा है, इसको डिपॉजिट करता जा रहा है, जिसके कारण बीचेस बन गए। जहाँ पे आप देखोगे बहुत छोटे छोटे सैंड्स के पेबल्स का डिपॉजिट देखोगे, कहीं कहीं पे ऐसे बड़े बड़े पेबल्स होंगे, पत्थर के टुकड़े होंगे, कहीं पे एकदम माइनर पतला पतला सा सैंड होगा। ये सब क्या है, डिपॉजिटेड मटेरियल है। यहाँ पे क्या होता है, वेव की एनर्जी जब कम हो जाती है तो अपने साथ जो मटेरियल लेके जा रही है उसको कहीं पे डिपॉजिट करते जाती है एंड इसी डिपॉजिट का रिजल्ट है बीच। अब आते हैं हम लोग सैंड ड्यून्स पे, ठीक है। देखो बीचेस का हमने देखा, अब है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स क्या होता है, देखो बीच पे जो सैंड फेंकते जा रही है, इसी के कारण यहाँ पे ड्यून जैसे स्ट्रक्चर्स बनते जा रहा है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, अगर आप क्लियरली देखोगे, ये देखो ड्यून जैसा स्ट्रक्चर बना, इसी को कहते हैं सैंड ड्यून, ठीक है। अब आता है हमारा बार्स, कि आखिर ये बार्स क्या होता है। देखो जब हम देखते हैं, ये जो हमारा स्पिट है, सैंड स्पिट, ये सैंड स्पिट कोस्ट के सामने आने लगता है, ठीक है। ये हमारा जैसे कोस्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सपोज ऐसा बनने लगेगा इस साइड करके, ठीक है। तो ये क्या हो, हमारा कोस्ट के जस्ट आगे आ रहा है एंड जैसे ही कोस्ट के आगे आने लगता है तो क्या होता है कि वाटर बॉडी और ये कोस्ट दोनों अलग अलग होने लगा, ठीक है। और जब ये अलग अलग होने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बार्स।
अभी देखो एक टाइम के बाद क्या होगा ना, ये बार्स बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा और ये पूरी तरह से अपना वाटर बॉडी को कोस्ट से अलग कर देगा। ठीक है, एंड फिर ये हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बैरियर बार्स। ठीक है, बैरियर बार में क्या होता है, ये बार और ज्यादा लंबा हो जाता है एंड कोस्ट के पैरेलल आ जाता है। देखो पैरेलल आ गया, इसी को बोलते हैं बैरियर बार। ठीक है, अभी देखो सैंड पिट। सैंड स्पिट क्या है, हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखा था, ये क्या है, एक नैरो सैंड का स्ट्रिप है जो कि कोस्ट से आगे बढ़ गया है। ठीक है, ये कोस्ट है हमारा, कोस्ट से ये आगे बढ़ता जा रहा है, दैट्स इट। एंड फिर आता है हमारा लगून्स। लगून्स क्या होता है, आप सोच के देखो। देखो यहाँ पे ये है हमारा कोस्टल लगून। अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे पहले क्या होगा, ये सैंड स्ट्रिप होगा, फिर ये बे बनता गया होगा एंड फिर ये क्या होगा, बैरियर बे बन गया एंड बैरियर बे बनने के बाद ये पूरा कवर कर दिया, कोस्ट के आगे आ गया। अब यहाँ पे ये लगून बना दिया। ठीक है, पानी ये क्या हुआ, वाटर बॉडी से अलग कर दिया एंड इस एरिया में एक लगून का फॉर्मेशन कर दिया, यही है लगून। ठीक है, बार के पीछे का जो ट्रैप्ड वाटर है, सैलो वाटर बॉडी जो है, इसी को हम लोग लगून कहते हैं और ये एक प्रोसेस के साथ ही बनता है। एंड इस प्रोसेस में इसी तरह से चलेंगे हम लोग, बीच बीच से सैंड ड्यून, सैंड ड्यून से बार, बार से बैरियर बार, बैरियर बार से स्पिट पहले आएगा। ठीक है, सैंड ड्यून के जस्ट बाद एंड फिर लगून। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने देखा कि ये सब जो चीजें है ना, ये कहाँ से बन रही है, ये बन रही है बेसिकली हमारा वेव से। ठीक है, वेव और ओशन करंट से। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट, और ये क्या है, ये है विंड से बनने वाला लैंडफॉर्म। जो विंड लैंडफॉर्म बनाता है उसके बारे में। अभी देखो विंड का क्या काम है, विंड क्या है, एक हवा की तरह होती है। ठीक है, एक हवा होती है, वो कैसे बना रहा है, आखिर वो कैसे इरोजन कर रहा है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखो हर जगह पे ना विंड पावरफुल नहीं होता। विंड पावरफुल कहाँ होगा, जहाँ पे हॉट डिजर्ट हो। ठीक है, जहाँ पे आसपास में कुछ नहीं है, हवा एकदम गर्म होगी, जहाँ पे पानी नहीं होगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा, जहाँ पे जमीन क्या होगी ना, वो एकदम लूज होगी। तो वहां पे जब हवा चलेगी अपने साथ चीजों को इरोड करते हुए चलेगी। ठीक है, जैसे कि सहारा एग्जांपल में ले लो, सहारा डिजर्ट ले लो, गोबी डिजर्ट ले लो, थार डिजर्ट ले लो, कोई भी डिजर्ट ले लो जहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, अब उस तरह के एरिया में क्या होता है ना कि वेजिटेशन नहीं होता है, जमीन बहुत लूज होती है, वेजिटेशन रहेगा यहाँ पे तो रूट क्या करेगी, मिट्टी को पकड़ के रखती है। यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं, मिट्टी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बालू ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब सैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब विंड अपना काम करता है, ठीक है, तो विंड जब अपना काम करेगा तो यहाँ पे क्या देखेगा कि लैंडफॉर्म बनने स्टार्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि विंड अपना काम करता कैसे है। ठीक है, तो विंड ना एक प्रोसेस के थ्रू अपना काम करता है। ये देखो इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला प्रोसेस होता है डिफ्लेशन। विंड अपना तरीका से काम कर रहा है। अभी विंड पहला प्रोसेस में क्या कर रहा है, डिफ्लेशन। मतलब क्या होता है कि जो भी मटेरियल उसको आगे दिख रहा है उसको उठा ले रहा है। अगर एयर हवा चल रही है तो यहाँ पे अगर कुछ लूज मटेरियल है उसको अपने साथ उठाते हुए चलती है। ठीक है, कभी देखो आंधी तूफान आते हुए जब हवा बहुत तेज चलती है तो देखना क्या होता है, जो भी आसपास में धूल होंगे, जो भी प्लास्टिक होंगे, सबको अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर देती है। वो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जो लूज सैंड होते हैं उसको उठा लेती है। ठीक है, और सरफेस क्या होता है, सरफेस नीचे हो जाती है, ऊपर का लेयर जो है उसको उठा के ले गई, तो अब क्या वो नीचे चले गया। जैसे पहले ये सरफेस था, ठीक है, यहाँ से मिट्टी उठाते गई, अब देखो ये कैसा हॉलो स्पेस बन गया, नीचे चला गया ना, बस यही चीज समझना है। डिफ्लेशन में क्या पता चला, डिफ्लेशन में विंड क्या करती है, उसको सामने जो भी मिल रहा है, तो लूज सैंड जो मिल रहा है उसको उठाई। ठीक है, और उठाने के कारण क्या हुआ, सरफेस नीचे चले गया, जैसे ये जो वैक्यूम वैक्यूम बन गया ना, उसी तरह से देखो। और आप खुद ही सोचो ना कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, सामान को उठा लेती है। आप वैक्यूम क्लीनर देखो, जब वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हो तो नीचे पड़ा हुआ कोई भी सामान क्या होती है, उठा लेती है अपने साथ। पहला काम ये की। दूसरा काम क्या करती है, दूसरा काम करती है एब्रेशन का काम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इरोड करना, इसका मतलब होता है घिसना। क्या होता है, विंड के साथ साथ बहुत सारे सैंड पार्टिकल भी होते हैं। जब वो सैंड पार्टिकल के साथ किसी पत्थर से टकराएगी तो सैंड पार्टिकल भी टकराएगा एंड सैंड पार्टिकल से जब वो घिसेगा तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, और ज्यादा छोटा होता जाएगा। ये एक सैंड पेपर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, सैंड पेपर को देखते हो ना, यूज करते हो ना घिसने के लिए, बस यही काम विंड का भी है। एंड फिर आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। पार्टिकल क्या होगा, स्पीड से हिट कर रहा है। अगर हवा बहुत तेज चला, यहाँ से जो छोटे छोटे पेबल्स थे वो एक साथ उठ गए, हवा के साथ हो गए, तो अब क्या है, ये एक बार बहुत जोरदार टक्कर मारेगा, जिससे क्या होगा कि रॉक है, ये जो रॉक सिस्टम है, ये क्या होगा, वीक होता जाएगा। और जब ये वीक हो जाएगा, इसके कारण इरोड होता जाएगा। एंड फिर यहाँ से आप देखोगे कि इरोजन लैंडफॉर्म बनाना स्टार्ट करेगा विंड। और सबसे पहले क्या बनाता है, देखो विंड का जो इरोजनल लैंडफॉर्म है
वो कहाँ से बनता है, वो किस प्रोसेस से बनता है, वो बनता है डिफ्लेशन प्रोसेस से। ठीक है। एंड डिफ्लेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जमीन में गड्ढा कैसे बना, ये देखो, ये जो हॉलो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये डिफ्लेशन हॉलो है। ये कैसे बना, जब यहाँ पे हम देखे विंड लूज मटेरियल क्या की, उठा ली, और धीरे धीरे ये जो सरफेस यहाँ था पहले इस एक लेवल पे था, अब ये सरफेस इस लेवल पे पहुंच गया, इससे बनता है डिफ्लेशन हॉलो। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, मशरूम रॉक। हम मशरूम रॉक के बारे में भी समझते हैं कि मशरूम रॉक क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ क्या हो रहा है कि ये मेरा स्टोन है, ठीक है, ये मेरा रॉक है। अभी क्या है, हवा चल रही है, ठीक है, नीचे क्या की हवा बहुत ही ज्यादा इरोड कर दी, ठीक है, हवा नीचे से चल रही थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोड की, लेकिन ऊपर एरिया को ज्यादा इरोड नहीं कर पाई। इसका रीजन क्या है, देखो नीचे ना सैंड मटेरियल ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं, भारी होते हैं तो हवा के साथ बहुत ऊपर तक नहीं उड़ते, वो नीचे नीचे ही उड़ती है। ठीक है। तो नीचे सैंड ज्यादा होता है तो सैंड से टक्कर ज्यादा होता है नीचे वाले रॉक में, यहाँ पे एब्रेशन ज्यादा होगा और ऊपर एब्रेशन कम होगा। और जब जहां पे एब्रेशन ज्यादा होगा तो वो क्या करेगी, वहां पे ज्यादा इरोड करेगी, इसीलिए इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, ज्यादा इरोडेड है। और ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, मशरूम की तरह दिखता है, जिसके कारण हम इसे मशरूम रॉक कहते हैं। तो क्या रीजन है यहाँ पे इसका इस तरह से होने का, तो एब्रेजन एक रीजन है। एंड जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं, वो हवा के साथ बहुत ऊपर तक नहीं उड़ पाते हैं। ठीक है। अब हम एक और समझते हैं पेडिमेंट्स, कि पेडिमेंट्स क्या होते हैं। देखो पेडिमेंट बेसिकली माउंटेन का बेस है, ठीक है, जो भी कोई माउंटेन है उसका बेस वाला रीजन, देखो जैसे ये माउंटेन है, इसका नीचे का एरिया, ठीक है, तो माउंटेन के बेस पे क्या देखोगे, थोड़ा सा भी जो स्लोपिंग रॉक होगा, स्लोपिंग सरफेस है, इसी सरफेस को हम कह रहे हैं पेडिमेंट। विंड क्या करती है यहाँ पे, विंड और वाटर दोनों का रोल होता है, ठीक है, ये आपको माउंटेन रेंजेस में ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड फिर आता है पेडी प्लेन। पेडी प्लेन क्या होता है, देखो यहां से क्या की, पेडिमेंट्स यहाँ पे इरोजन हुआ, इरोजन के कारण यहाँ से पेडिमेंट्स नीचे गिरे, एंड ये पेडिमेंट्स क्या हुआ, नीचे जाके जमा हो गए, एंड फिर इसी का एक क्या हो गया, लैंड प्लेन एरिया बन गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पेडिमेंट्स दिख रहा है ना, ये पेडिमेंट्स क्या है, नीचे पड़े हुए हैं, और इससे एक प्लेन बन गया जिसको पेडी प्लेन कह दिए। क्लियर है, ये हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म है। लेकिन जब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में बात करें, जो कि विंड बनाता है, तो कैसा बनाता है, अभी तक हमने देखा कि वो इरोड कर रहा था तो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, लेकिन जब ये क्या करता है, डिपॉजिट करता है, तो क्या करता है, सबसे पहले देखो इसमें हम एक एक करके देखेंगे, जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं हर तरह से देखेंगे कि ये क्या क्या काम कर रहा है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, क्या क्या लैंडफॉर्म बना रहा है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जब हम विंड का डिपोजिशन देखते हैं तो डिपोजिशन में क्या दिखेगा, आपको सैंड ड्यून बनते हुए दिखेगा। विंड जो भी सैंड उठाई उसको कहीं तो डिपॉजिट करेगी, ठीक है, और जहां पे सैंड वो जमा करेगी वहां पे स्ट्रक्चर अलग अलग बनाएगी। ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आएगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सैंड ड्यून का एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स ड्यून है ना, इसका देखते हैं। हवा चल रही है, विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड का डायरेक्शन इस साइड से आ रहा है, ठीक है, तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आई थी, ठीक है, वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आई थी, उन सेडिमेंट्स को क्या की, उन सैंड्स को क्या की, वो धीरे धीरे करके छोड़ती गई। और एक बार में तो पूरा नहीं छोड़ती, पहले थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, इसके कारण इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी इस स्ट्रक्चर का भी अलग नाम है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती गई। हाँ, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती गई, जिसके कारण इस तरह की कुछ पहाड़ी डेवलप हो गई। ठीक है, इस तरह के ऊंचे स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, जिसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स या ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक है। अब है, ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, एक तरीका का नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स ड्यून देख रहे हैं, इसी तरह से एक होता है बार्चन। ठीक है, बार्चन ड्यून क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगा, वो ये देखो यहाँ पे, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये क्या है, ये बार्चन ड्यून है। ये आधा चांद के हिस्से में है, देखो आधा चांद जैसा स्ट्रक्चर है ना इसका। ये क्या है, विंड का हॉर्न का जो डायरेक्शन होता है ना, उसके डायरेक्शन में होता है। अब ये बनता क्यों है, समझो पहले। क्या होता है ना, विंड हमेशा एक ही डायरेक्शन से चलता है, सपोज विंड इस डायरेक्शन से चल रहा होगा, तो सैंड तो लिमिटेड होता है, वो धीरे धीरे करके सैंड को छोड़ती गई, यहीं से छोड़ना स्टार्ट कर दी, यहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर दी, और ये जहां तक जा पाई गई, एंड फिर ये पूरा सैंड लूज हो गया और इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, पूरा में वो नहीं बना पाई, क्यों, सैंड तो लिमिटेड होते हैं। फिर बनता है पैराबोलिक ड्यून्स। ये भी क्या है, ड्यून का ही मटेरियल है, ये कुछ अलग नहीं है। अभी देखो पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये जो ड्यून का स्ट्रक्चर बना है ना, ये देखो, ये भी पैराबोलिक ड्यून है।
अभी ये क्या है, ये जो ड्यून का स्ट्रक्चर है ये यू शेप में होता है, देखो ये पूरा एक यू शेप में होगा, ठीक है। हॉर्न वेव के एकदम अपोजिट में, जहां से विंड चल रही है उसके अपोजिट में, इधर से विंड चल रही है तो ये हॉर्न, जो पैराबोलिक ड्यून है वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे तो बहुत कुछ कुछ वेजिटेशन भी मिलता है, यहाँ पे वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। जो विंड है ना, इसके बीच का जो सैंड है, ये सैंड उठा के लिए चलती है, लेकिन आपको दिखेगा इसके साइड में वेजिटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होता है, ये जो ड्यून वाला स्ट्रक्चर बन गया ना, ये ड्यून वाले स्ट्रक्चर के बनने के कारण क्या हुआ, इधर से कुछ भी मटेरियल आ रहा है वो इधर ही रुक जा रहा है, इस पार नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर आता है सीफ, ठीक है। सीफ या फिर लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही, ठीक है। या तो लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या होता है, ये बेसिकली एक लंबा, ये देखो ये जो लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लंबा स्ट्रक्चर और नैरो रिज टाइप का बनता है। विंड क्या होता है यहाँ पे, विंड दो डायरेक्शन से काम कर रहा होता है और एक तलवार के जैसा बनाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेफ, मतलब स्वॉर्ड जैसा। एंड फिर एक है ट्रांसवर्स ड्यू। ऑलरेडी हमने देखा कि विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये सैंड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और इसे कहते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिकली लैंडफॉर्म था, जो कि विंड के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू, रेन वाटर के थ्रू, मतलब रिवर के थ्रू और ग्राउंड वाटर के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कुछ, तो वो है ग्लेशियर और रिवर। इन दोनों के स्ट्रक्चर को अच्छे से करना, इन दोनों के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना। एंड साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखे हो तो भाई प्लीज लाइक जरूर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है लेक्चर बनाने में। और अगर आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो बुरा लगता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो।